अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाब और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। एक और नई सुबह आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान की डोलती मईशत के लिए अच्छी खबर है आज, और वो ये कि बैरूनी सरमायाकारी की फ़ज़ा पाकिस्तान में हमवार होती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुका है और वज़ीर ख़ारजा शाहजहां ने सऊदी वफ़द का इस्तकबाल किया। फिर हमने ये भी देखा कि सऊदी वफ़द में वज़ीर माहौलियात इंजीनियर अब्दुर्रहमान अब्दुल मोहसिन अल फजली भी शामिल हैं, और सऊदी वफ़द पाकिस्तान में रैकोटेक, दयामर भाषा डैम, छोटी ऑयल रिफाइनरीज, इन समेत बहुत से माइनिंग प्रोजेक्ट्स और सयाहत के शोबों में $5 अरब की सरमायाकारी के लिए मीटिंग्स करके रोड मैप तश्कील करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, और रैकोटेक में सरमायाकारी का भी इम्कान है। और इसके अलावा जो एक अहम खबर है वो ये भी है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आ रहे हैं, और नई हुकूमत के बाद ईरानी सदर पहले गैर मुल्की सरबराह होंगे जो कि पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ईरान इसराइल कशीदगी के बाद भी ये दौरा और भी अहम हो चुका है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में तवानाई की ईरान से तरसील पर क्या बातचीत होती है, ये मंसूबा कैसे आगे बढ़ता है, या फिर पहले भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग सकती हैं अगर ईरान के साथ किसी भी मुआहदे में जाते हैं, जैसे ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा है। तब देखना यह है कि अमेरिका बहादुर की नामंजूरी के बाद ये सुर्ख फीते की नज़र होगा। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ईरानी सदर ने भी आना है, उनसे भी मुलाकात है, वज़ीर आज़म की भी मुलाकात है, सदर मुमलिकत की भी मुलाकात है। तो फिर कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, सिचुएशन क्लियर होगी, और फिर तमाम मामला क्लियर होंगे। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, बलोचिस्तान में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ईरान इसराइल कशीदगी, ईरानी सदर की 22 अप्रैल को पाकिस्तान आमद मुतवक्किल। बड़ी सरमायाकारी आला सतह का सऊदी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। और चलती ट्रेन में मरियम ने जिंदगी की बाजी कैसे हारी, ये मुअम्मा हल ना हो सका। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी है। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों की वजह से खासी तबाही हो चुकी है, और बलूचिस्तान में भी बारिशों से मुतासर इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। बलूचिस्तान हुकूमत ने जो तमाम अफसरान हैं और अमला वहाँ पर मौजूद है उसकी छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं, जबकि जो मुतासरा अजला है वहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि आज भी स्कूल बंद होंगे, क्योंकि तूफानी बारिशें हो रही है, यालाबारी भी वहाँ पर हो रही है। पशीन की बात करें, तोबा काकड़ी की बात करें, शेरा बाग है, किला अब्दुल्ला है, पशीन के दही इलाके हैं, तो ज़मीनी राब्ता भी यहाँ पर मुनक़ता हुआ है, मवासलाती निज़ाम भी मुतासर हुआ है, जिससे शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस दौरान छतें गिरने के वाक़यात भी पेश आए हैं, और अफसोसनाक सिचुएशन ये है कि एक लड़की भी जाम भाग हुई है और 9 अफराद भी जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, ये जो हम स्टैट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये वाकई हैरानकुन स्टैट्स हैं, क्योंकि KPK में भी गुज़िश्ता 3 रोज़ में बारिशों की वजह से मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद हलाक हुए, जिनमें 4 बच्चे, 3 मर्द और 1 खातून भी शामिल हैं। अब मजमूई तौर पर 12 अफराद जख्मी हुए हैं, और छतें गिरने से 85 घरों को नुकसान पहुँचा है, जिसमें 15 घर मुकम्मल तबाह हुए हैं। और आज की बात की जाए तो इस्लामाबाद, पंजाब, KP साइड, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिश की पेशगोई है, जबकि लोअर दीर में शदीद बारिशों के बायस दरियाए पंजगुड़ा में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब अपना वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, ये बारिशों के बारे में बताया जा रहा है कि बारिशों का हालिया सिलसिला कब तक जारी रह सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिन इलाकों को मुतासिर किया है वहां पर जानी और माली हर तरह का नुकसान हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत हैवी बारिशें हुई हैं, जैसे कि पहले फोरकास्ट या हमारी एडवाइजरी में बता दिया गया था, जो ईद से 1 या 2 दिन पहले इशू हुई थी कि ईद के बाद का ये जो टाइम होगा, वीकेंड खासकर इस पर, और फिर इस हफ्ते में भी ज़्यादा बारिशों की इसी तरह से तवक्को थी, वही खासकर KP में और बलूचिस्तान में यहाँ पर बहुत हैवी स्पेल रहे हैं। और कल तक मतलब गुज़श्ता रात तक जो आज सुबह भी रिपोर्ट्स आई हैं वो KP में बहुत हैवी बारिशें रही हैं, पूरे KP में, कश्मीर में और बलूचिस्तान के भी बेशतर इलाकों में। तो आज से तकरीबन ये सिलसिला ख़त्म हो गया है बेशतर जगहों से। इक्का दुक्का जगहों पे वही जो KP के शुमारी इलाका जाता है वहाँ पर बारिश है, लेकिन एक और स्पेल असल में 1 या 2 दिन बाद आ जाएगा,
बलूचिस्तान में तो आज रात से, शाम या रात से कुछ हवाएं, मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला दाखिल होगा। और जो पूरा मकरान डिवीजन है उसमें केच डिस्ट्रिक्ट, मकरान इटसेल्फ और ऊपर चागी डिस्ट्रिक्ट, उसके नॉर्थ में जो चागी डिस्ट्रिक्ट है और अवारान, ये जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें बहुत तेज़ पहले बारिशों का दोबारा से आज रात से शुरू होकर ये 17 और 18 और 19 तक चलेगा एटलीस्ट वहाँ पर पूरे बलूचिस्तान में। तो वेस्ट और साउथ वेस्ट बलूचिस्तान और फिर नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, ये जो है इन एरियाज़ में अगेन तेज़ पहले बारिश का और सैलाबी कैफियत हो सकती है गवादर और गिरदोनवा में, क्योंकि गवादर के नॉर्थ में जो केच डिस्ट्रिक्ट है और फिर उसके नॉर्थ में जो चागी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का पानी सारा नदी नालों से बहता हुआ तुगयानी की सूरत में नीचे साउथ में जाता है। तो ये 3-4 दिन का मजीद एक स्पेल है, तो जाहिर है कि वो स्पेल फिर बढ़ता हुआ कराची और सिंध को भी अपनी लपेट में लेंगे। लेकिन कराची में बहुत ज़्यादा हैवी बारिश का इम्कान नहीं है 18 तारीख को, 17 की रात को या कल रात को या फिर परसों दिन को वक्फे से कहीं हल्की और कभी दरमियानी बारिश और किसी का तो जगह पे तेज़ भी हो सकती है। फिर यही हवाएं फैलती हुई पूरे पंजाब के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में लेंगी, केपी के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में लेंगी, कश्मीर के और जीबी के। तो कहने का मकसद ये कि 20 अप्रैल या 21 अप्रैल तक ये एटलीस्ट ये सिलसिला चलेगा बारिशों का मजीद। ठीक है। और खैबर पख्तूनख्वा के कौन कौन से ऐसे अजला हैं जहां पर अभी भी ये बताया जा रहा है कि बारिश हो सकती है, साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं बर्फबारी भी हो रही है, तो क्या इस मौसम में बर्फबारी होती है? देखिए, जब ये मुसलसल बारिशें चल रही हो ना, तो जो आपकी ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह होती हैं, बुलंदोबाला पहाड़ होते हैं, उन पर हो जाती है बर्फबारी। पहले भी होती रही है, इवन मई के दिनों में भी चतराल, ख़ासकर जो एरिया है अपर चतराल, उसमें कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं कि मई के दिनों में भी वहाँ पे बर्फबारी हुई हल्की। और कल रिपोर्ट्स आई हैं कि जो दीर में वादी वो है कुमराट है, तो वो जाहिर है कि बहुत ऊंचाई पे है, ठंडी जगह है, तो जब मुसलसल बारिशें हो रही हैं तो हवाएं ठंडी होकर वो फिर फ्रीजिंग प्रेसिपिटेशन की शक्ल में स्नोफॉल आपको मिलती है। तो आज और कल थोड़ा सा एक तरह से केपी और शुमाली इलाका जाता है, उसमें जो बहुत तेज स्पेल चल रहा था बारिश का वो सबसाइड हो जाएगा, हल्की फुल्की बारिश या दरमियानी बारिश होगी कुछ जगहों पर। वही जो यानी मलाकंड डिवीजन है, फिर हज़ारा डिवीजन है और फिर चतराल दीर वगैरह उधर उन इलाकों में। लेकिन बलूचिस्तान और केपी साइड के बारे में तो आपने हमें डिटेल से बताया तो आपने कराची के मामलात के हवाले से भी, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने एडवाइजरी जारी की है, ऐसे में वहां की इंतजामिया की तरफ से हालात को कंट्रोल में रखने के लिए इकदाम का होना भी बहुत जरूरी है। पंजाब की तरफ भी हमें गाइड कीजिएगा कि यहाँ पर किन किन इलाकों में बारिश की पेशगोई है। देखिए, वही जो वेव असल में बलूचिस्तान में दाखिल होगी आज रात से ना, वो फिर ग्रेजुअली फैलते हुए पंजाब पूरे को भी अपनी लपेट में लेगी। तो सेंट्रल और अपर पंजाब यानी लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा, मियांवाली, उससे नीचे साहिवाल, मुल्तान तक ये जो एरिया है, खासकर सेंट्रल पंजाब फिर अपर पंजाब, उसमें तेज स्पेल मुतवक्के है 18 से ऑनवर्ड, 18 से लेकर 20 के दरमियान। ठीक। और जो बारिश की पंजाब की तरफ होने वाले इलाकों का आपने हमें हवाला दिया है, तो यहाँ पर आपको लगता है कि इस मौसम की फसलें भी मुतासिर हो सकती हैं? देखिए, जहाँ पर फसलों की असल में जो गर्म इलाके हैं ना, जैसे सिंध के बेशतर इलाकों में फसल की कटाई गंदम की हो चुकी हुई है और कुछ जगहों पर हो रही होगी। तो वो जगह जाहिर है कि जहाँ पर फसल तैयार है और कटाई के मरहला चल रहा है, तो वहाँ पर तो नुकसानदेह है, इसमें ये बारिश नुकसानदेह है। और उसके साथ अगर यालाबारी भी होती है तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। लेकिन केपी के जो ठंडे इलाके हैं, जो शुमाली इलाका जाता है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ तो मेरे ख्याल में मई के आखिर में जाकर और फिर बल्कि कुछ इलाकों में तो जून में होती है फसल गंदम की तैयार, तो वहाँ तो इतना नुकसान नहीं। लेकिन पंजाब, खासकर साउथ पंजाब और फिर सिंध और सदर्न बलूचिस्तान या ईस्टर्न बलूचिस्तान, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर तो जाहिर है फसलों को नुकसान तेज बारिशों की बायस हो रहा है। तो फिर सरफराज साहब, ऐसे में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसको एडवाइजरी कितने घंटे पहले इन्फॉर्म कर देती है? क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि ये वो टाइम है कि जब गंदम की फसल की कटाई हो रही है और ऐसे में काश्तकारों को और किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, 3-4 दिन पहले अमूमन किसी भी हैवी स्पेल से ना, पहले जैसे ये स्पेल अब 17 के बाद एक तरह से तेज स्पेल होगा, 17 तारीख को तो बलूचिस्तान तक महदूद होगा, लेकिन 18 से ऑनवर्ड, तो इसके लिए 2-3 दिन पहले जैसे गुज़श्ता दिन एडवाइजरी इशू कर दी गई है। और जो पिछला स्पेल आज रात तक चलता रहा, वो
उसकी एडवाइजरी मैंने आपको बताया कि ईद से पहले इशू कर दी गई थी, तो एटलीस्ट 3 से 4 दिन का दौरानिया होता है जी। और उसमें फिर उसके इम्पैक्ट्स और साथ में एडवाइजेस में ये लिखा जाता है कि आप अपनी एहतियाती तदाबीर जो कर सकते हैं करें। ठीक है। और सरफराज साहब, कराची में भी जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि 17 अप्रैल को बारिश के बारे में भी बताया जा रहा है, तो ये जो बारिश है अभी कितनी एक्सपेक्टेड है? क्योंकि कराची में जब भी बारिश होती है तो वो शहरियों के लिए फिर वबाले जान बन जाती है। अब देखिए, कराची में ये उतना बहुत तेज स्पेल नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में खासा इसका शिद्दत खासी ज़्यादा होगी, तो जाहिर है वहाँ से कराची तक आते आते बरसता हुआ सिस्टम जो आता है तो उसकी शिद्दत में कदर कमी हो जाती है। तो कराची में जनरली मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिश ही है, लेकिन हो सकता है किसी इक्का दुक्का जगह पे हैवी फॉल हो जाए। ये ऐसा ही लग रहा है कि जैसे 2 दिन पहले 14 अप्रैल को जैसे बारिश हुई, पूरे दिन में बारिश होती रही, लेकिन हल्की रही, वक्फे से रही, तो वो मैनेज अच्छी तरह से हो गई। तो होपफुली के जो 18 को स्पेल है वो भी इसी तरह का होगा। अच्छा सर, लास्टली ये भी बता दीजिएगा कि जनूबी पंजाब की तरफ हमने देखा कि बिजली गिरने के बहुत से वाकयात जो हैं वो रूनुमा हुए, जिसकी वजह से लोगों को जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो जो प्रेडिक्शंस आपकी होती हैं मौसम को लेकर या वेदर फोरकास्ट को लेकर, उसमें क्या ये भी आगाह किया जा सकता है कि बिजली भी गिर सकती है और बड़ा खौफनाक हो सकता है ये मामला लोगों के लिए? एग्जैक्टली उसमें देखिए मेंशन तो होता है जैसे रेन, और उसके साथ आपने देखा होगा विंड और थंडरस्टॉर्म, विंड स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म लिखा होता है। तो थंडरस्टॉर्म जब भी जहाँ कहीं भी अकर होता है, जाहिर है क्लाउड टू क्लाउड और क्लाउड टू ग्राउंड जो चार्ज एक तरह से पैदा होता है, तो वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पे लाइटनिंग के वाकयात हो सकते हैं। मेंशन तो होता है उसमें यही है कि जब आप एहतियाती तदाबीर आम लोगों के लिए कि जब आप थंडर की आवाज़ सुने तो वो जो थोड़ा सा टाइम होता है, कोई 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, उस दौरान में कम से कम अपने आप को एक्सपोज करें, घरों से बाहर कम से कम निकलें और दरख्त के नीचे या किसी बिल्डिंग की ओट में खड़े ना हो। ऐसी जो मेटालिक असल में जहाँ पर चीज़ें होती हैं वहाँ पर चार्ज वो अट्रैक्ट करने का क्लाउड वाला जो चार्ज होता है नीचे, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से कुछ एहतियाती तदबीर की जा सकती हैं कि आप एक्सपोजर कम से कम करें। ठीक है। और बलूचिस्तान में भी जैसे हमने देखा कि पहले भी बहुत बारिशें हुई हैं, अभी भी आप बता रहे हैं कि एक तगड़ा स्पेल एक्सपेक्टेड है, तो ये तमाम जो स्पेल्स हुए हैं ये मामूल के खिलाफ बारिशें हो रही हैं या नॉर्मल हैं? नहीं, मामूल से ज़्यादा जा रही है। अभी तक आई थिंक कि 50 या 60% अप्रैल के जो 15-16 दिनों की बारिश हुई है, और इसमें पिछले 3-4 दिनों में ही ज़्यादा जो हैवी स्पेल हुआ है, यानी ये ईद के बाद का जो स्पेल शुरू, तो इसकी वजह से ये एवरेज खासी ऊपर चली गई है। तो अप्रैल के महीने में इतनी बारिशें नहीं हुआ करती। हाँ, किसी साल होता है, चंद सालों बाद, कोई 5-7 साल बाद कोई वन ऑफ इवेंट हो जाता है इस तरह का। तो ये अनयूजुअल है बिल्कुल। अप्रैल के महीने में इतनी तेज स्पेल नहीं हुआ करता और इतना लगातार। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में होने वाली बारिशों से होने वाले नुकसानात पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए इमदादी सामान मुतासरा जगहों पर पहुंचाने के अहकाम जारी किए हैं। और इस इजलास से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि बिलाखिर हमें मुतबादिल तवानाई की तरफ आना है और मुल्क में मौजूद खाम तेल का टैंकर माफिया जोंक की तरह मुल्क की दौलत को निचोड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ हमने ये देखा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 18 अप्रैल को तलब किया है और दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास जुमेरात को सेपहर 4 बजे तलब किया गया। बिल्कुल, इस इजलास से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ये कह रही हैं कि मुल्क की मईशत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा हो रहा है और पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ मुंतज़िर हैं। अब वो खुशखबरियाँ कब मिलनी है, क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस तो कल ही बढ़ी हैं। तो आए रोज़ हम यही सुनते हैं कि अगर बिजली की प्राइसेस जहाँ बढ़ती हैं फिर फ्यूल की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आवाम के लिए तो मुश्किलात का जो सफ़र है वो अभी भी जारी व सारी है। मरीम नवाज़ ये कह रही है कि नवाज शरीफ की रहनुमाई में पाकिस्तानी मईशत एक बार फिर से तरक्की की तरफ गामजन है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मुआशी पॉलिसियों के इस्तमरात नुमायां हो रहे हैं। दूसरी जानिब एक और आम मामला भी है जहां बुशरा बीबी की तरफ से स्लो पॉइजनिंग के खतरे के पेश नज़र अपनी मर्जी के अस्पताल में चेक करवाने की इजाज़त अदालत से मांगी गई है। और बुशरा बीबी की तर्जुमान की तरफ से तोशाखाना केस में भी अहम बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि इस हार की फरोख्त का केस है, वो हार तो हमारे पास मौजूद है।
इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारतीय दहशतगर्द सुरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्वस आमिर तांबा के कत्ल में भारत का हाथ होने का शुबा भी है। और एक और अहम मामला भी है जहां फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGISI फैज हमीद को भी क्लीन चिट दे दी है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब, सबसे पहले कमेंट आपका साबिक DGISI वाले मामले पर हम चाहेंगे। फैज हमीद साहब को क्लीन चिट मिल गई इस मामले में? देखिए, जो हमारी रवायत है उसके मुताबिक तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि ताकत का एक तिलिस्म है, एक पावर है। अभी तक तो इस तरह ही हुआ है कि जितने भी हमने तो इस मुल्क को 71 में 52% ने मुल्क छोड़ दिया था, पाकिस्तान टूट गया था, हमने आज तक उसको किसी को सजा नहीं दी। तो ये कौन सी छोटी मोटी बातें, इस पर आप क्यों इतना दिलचस्पी ले रहे हैं? लेकिन इसमें दिलचस्पी लेने वाला मामला ये है ना कि कहा यह गया है कि ऐसे धरने होते तब हैं जब हुकूमती पॉलिसियां नाकिस हों। तो सवाल यही है कि फिर जो मोरद इल्जाम है या फिर जो जिम्मेदार हैं वो हुकूमती पॉलिसियां ही हैं, फिर से सियासतदान हैं। देखिए, जो असल मसला है ना, संजीदा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है मेरा इन्वेस्टिगेशन है, हमारे क्रेडिबिलिटी का इशू है। हमारे यहाँ को तकरीबन बेशुमार एग्जैक्टली नहीं 25 से 30 के करीब इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। आपके पास पुलिस है, दुनिया की बेहतरीन फौज है, आपके पास FI है, मगर इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज आज तक हम क्रेडिबिलिटी नहीं बता सके। हमें आज तक नहीं बताया गया कि अपना लियाकत अली को जो शहीद हुए थे उसको किसने किया था। हमें नहीं पता कि बेनज़ीर को किसने मारा है। मुझे आज तक नहीं पता चला कि नवाज शरीफ को सऊदी अरब कौन लेके गया था, सऊदी अरब से कौन लेके आया। चलो ये तो पॉलिटिकल बातें होंगी। मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि अपना वसीम अकबर जवारिया था कि जवारिया नहीं था। तो हमारे यहाँ जो क्राइसिस असल में है ना, वो इदारों का है, सरकारी इदारों का है, रियासती इदारों का है। जब आपके इदारों की इन्वेस्टिगेशन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, इसी तरह आप हर जगह देख लें हमारा डिस्प्यूट होता है। अब हुकूमत और अपोजिशन हमेशा दो अलग सिमत में होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, ना उनकी न्यूट्रलिटी हम 75 साल में रख सके हैं, ना वो फैक्ट्स फाइंडिंग करते हैं, ना वो ऐसी फाइंडिंग करते हैं जिससे अब न्यूट्रल पोजीशन बने। अब हमारे यहाँ अफसोस की बात है कि आम बंदे को भी पता होता है जब कोई केस हो, कोई कमीशन हो। अब आप अंदाजा लगा लेना 76 साल में पाकिस्तान में कितने कमीशन बने हैं। मैंने 71 की बात आपसे की है। मुझे बता दें कौन जिम्मेदार था, मुझे बता दें उसामा बिन लादेन था यहाँ कि नहीं था, मुझे बता दें 65 की वॉर पाकिस्तान ने की थी कि नहीं की थी। मुझे एक सॉलिड ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंडिंग बता दें। तो हमने सिस्टम ऐसा बना लिया हुआ है फैक्ट्स फाइंडिंग का, इन्वेस्टिगेशन का, कि हम दायरों में घूमते रहे और दायरों में सारा होता है। आप तो सहाफी होके यहाँ पे कंफ्यूज है ना। वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंतहाई कंफ्यूज है। वो कह रहे हैं कि तेल टैंकर माफिया मुल्क को जोंक की तरह चूस रहा है। अभी टैंकर माफिया को तहफ्फुज़ कौन फराहम करता है? क्या मतलब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अब भी वो कार्रवाई होगी जो निगरान हुकूमत के दौर में इसलिए की गई थी कि कोई सियासी प्रेशर मौजूद नहीं था? देखें ना किस क्लास की कॉमेडी है। 81 से ये पार्टी के जो हमारे कायद हैं, 81 में ये वजीर खजाना बने थे। आई एम श्योर कि शायद पता नहीं आप दोनों की मतलब वालिदैन की शादी भी नहीं हुई होगी। तो जब आप 81 ईयर्स में एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए तो आज 2024 है, जरा साल गिन लें। अभी तक आपको ये पता ही नहीं लगा कि माफिया कौन है, टैंकर कौन है, इनके पीछे कौन है। आपका कोई प्लान नहीं है। देखिए दुनिया में सिविलाइजेशन में क्या होता है, सिविलाइजेशन में आप एक मंशूर बनाते हैं और आपके पास एक्सपर्ट्स होते हैं। और इंग्लैंड में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अपोजिशन जो होती है ना वो गवर्नमेंट इन दी वेटिंग होती है। तो आप सारे मसाइल को सामने रखते हैं, आप अच्छे एक्सपर्ट को पूछते हैं, आपके पास एक सोल्यूशंस होते हैं। मसलन अगर आपने इलेक्शन लड़ना तो आप बताएंगे जी ये महंगाई है, इसका ये सोल्यूशन है। अब कल उन्होंने इजलास किया कि हम बिजली सस्ती करेंगे। तो पाकिस्तान की जो दूसरी ट्रेजेडी है, जिस तरह पहले मैंने बताया, एक तो इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो असल इशू है, कोई न्यूज। दूसरा इशू है हमारी पॉलिटिकल लैंग्वेज गा गे घी में है। पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क बनेगा, इकॉनमी बेहतर होगी, मैच जीतेंगे, खुशहाली आएगी। अगर आपने 40 साल की सियासत के बाद अभी आज आपको सुबह इंकशाफ हुआ है कि टैंकर माफिया भी इस मुल्क में है, तो फिर गुड मॉर्निंग, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, चाय शाय पीते हैं, गप्पे लगाते हैं। ठीक है, लेकिन मलिक साहब आपको लग रहा है कुछ डेवलपमेंट्स आपको नजर आ रही है? जैसे अभी एक सऊदी वफ्द भी मौजूद है पाकिस्तान में, IMF के साथ भी बातचीत चल रही है, एक नए कर्ज मुआहदे की तरफ हम जा रहे हैं, सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ईरानी सदर जो हैं वो भी आ रहे हैं बातचीत करने। तो आपको लग रहा है कुछ मामला बेहतर होंगे? देखें ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये रियासत के अपने अखराजात के लिए हो रहा है। मसलन आपने जितने भी ये जो आपने हमारे यहाँ जो हुकूमतें कहती हैं नहीं हालात अच्छे हो गए बुरे हो गए,
आम आदमी की जिंदगी कुछ हो रहा है। ये बेसिकली डॉलर की तलाश है सारी, और डॉलर का जो इशू पाकिस्तान के लिए बना हुआ है, जो ट्रेजेडी है उस पर कोई बात ही नहीं करता। देखें हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है और हम डिपेंड करते हैं पेट्रोल पे। पेट्रोल पे क्यों डिपेंड करते हैं? बिजली हम बनाते हैं पेट्रोल से, और आपको पता है इंसानों ने घूमना फिरना है, ट्रांसपोर्ट चलती है पेट्रोल से। ये दोनों चीज़ आप खरीदते हैं डॉलर में। दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, तो जब आपने डॉलर में चीजें खरीदनी है तो उसका नतीजा क्या होता है कि डॉलर महंगा होता है और आप उधार ले लेके मुल्क चला रहे हैं। अब आईएमएफ ने दुनिया का जो फाइनेंशियल सेटअप है ना, उसमें आप सांस नहीं ले सकते अगर आईएमएफ आपको क्लियरेंस नहीं देगा। आईएमएफ जब आपको क्लियरेंस देगा तो फिर वर्ल्ड बैंक भी आएगा, फिर एशियन बैंक भी आएगा, फिर पेरिस क्लब भी आएगी। और अब तो सऊदी अरब के जो वजीर खजाना है, आपको याद होगा लास्ट ईयर वो स्विट्जरलैंड में थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जो दोस्त ममालिक हैं उनको इमदाद नहीं देंगे, वो पैसे नहीं देंगे, हम उनको देंगे जो आईएमएफ के सिस्टम में आएंगे। तो पाकिस्तान की समझ लें कि ये आईएमएफ के पास जाने का मतलब है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब हम दुनिया से उधार लेंगे और फिर उधार लेके हम बिजली महंगी करेंगे, हम पेट्रोल महंगी करेंगे, फिर आप डॉग शो करेंगे। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि वफाकी सतह पर तो हम देख रहे हैं कि भी बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं और अभी बहुत से फैसले होना बाकी हैं, लेकिन अगर सूबाई लेवल पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाए। जैसे कि मरीम बीबी ने भी इनिशिएटिव लिया और कहा कि 4 रुपये रोटी में कमी की जाएगी, सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। दो की हम देख रहे हैं कि नान भाई एसोसिएशन अभी भी हड़ताल पर है। लेट्स सी कि ये मामला किस करवट जाकर बैठता है। तो आपको लगता है कि अब बाकी सूबों को भी अपने तय लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना पड़ेगा? देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये रिलीफ मिलेगा एसएचओ को, क्योंकि वो छापे मारेगा, रोटियां महंगी होगी, वो फिर लोग उसको रिश्वत भी देंगे, तो इंशाल्लाह ताला पंजाब पुलिस की अच्छी खिदमत हो जाएगी। क्योंकि पहले वो बड़े गरीब है, बसंत पे उन्होंने काफी पैसे बना दिए, अगर आपने गुड्डी उड़ाई है तो पकड़ के ले जाते। तो हमारी जितनी भी मैनेजमेंट होती है ना, बेसिकली वो एसएचओ साहब के लिए होती है कि उनके लिए एक नया रास्ता खोला जाए पैसा बनाने का। मुझे आप सवाल का सिंपल सा जवाब है, जब तक पाकिस्तान में इस सतह पे गैस आपकी 600%, 600% की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 साल 1.5 साल की मैं बात कर रहा हूँ, बिजली आप दुनिया की महंगी तरीन डॉलर में दे रहे हैं, गैस का मैंने आपको बता दिया है, पेट्रोल आपके सामने है। दुनिया की कोई इस इनकम में रुपए में कमाने वाली सोसाइटी किसी तरह सैनिटी आ नहीं सकती, वहां गुर्बत खत्म ही नहीं हो सकती। ये सारी वो लिप सर्विस है, ये मीडिया गिमिक्स है, ये बेसिकली लोगों को खुश करने के तरीके हैं। और मैं आपको चलते चलते एक और इस नेगेटिविटी बता दूं, जब आप रोटी के ना 16 रुपए की कर दें, तो वो क्या करेगा मजदूर जो तंदूर वाला, वो उसका आटा कम कर देगा। जब आप आटा कम कर दें, मतलब आप तो माशाल्लाह मतलब खातून होने के वाले से ज्यादा समझेंगी, तो उसमें आटे में जब नमी कम होती है ना, तो उसकी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है, वो हेल्दी भी नहीं रहती। मतलब अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि गंदम का एक खास प्रोपोर्शन होना चाहिए, उसमें नमी होनी चाहिए, उसमें चीजें होनी चाहिए। अब आपने मजीद उसको छोटा करना है, आग में उसको लेके जाना, उसकी ग़िज़ाइयत भी खत्म करेंगे और फायदा सिर्फ एसएचओ को होना है। आपने महंगाई, इस पेट्रोल की कीमत, इस गैस की कीमत में आप महंगाई खत्म नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते। बाकी वो करते रहे आप इस तरह के जितने भी काम हैं। ठीक है, मतलब अब देखना ये कि सूबाई हुकूमत जो है, जो अब अहकामात उन्होंने जारी किए हैं, किस तरह से उस पर अमल दरामद कराएगी। तो अभी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बात कर लेते हैं। उन्होंने भी 1-2 दिन पहले गुफ्तगू फरमाई है और वो ये कह रहे हैं कि एएनपी पार्ट 2 बनने जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अब वो ये बातें बता रहे हैं कि दोबारा से कुछ ऐसा होने वाला है कि कुछ सियासतदान ऐसे भी मौजूद हैं अभी, तो ये सियासतदान साजिश करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पीएनए पार्ट 2 लाना चाहते हैं? मतलब वो ऐसे ही है बेसिकली, वो क्योंकि ये जो सियासी इत्तेहाद हुआ है 6 जमातों का, वो उनका पॉइंट है कि वो दोबारा क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक अनफॉर्चुनेट है कि जब आप हुकूमत में होते हैं, जो हमारे सियासतदान वो वतन परस्त होते हैं, वो बड़ा पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो इंडिया के दुश्मन होते हैं, वो वाम दोस्त होते हैं, और उनमें एक रूहानी ताकत होती है, वो बहुत शरीफ और अजीम होते हैं। जो अपोजिशन में होता है वो मुल्क दुश्मन होता है, वो इस्तेकाम खत्म करना चाह रहा होता है। हालांकि ये प्रोसेस है, मेरा ख्याल है अगर हेल्दी अपोजिशन बड़ी ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए। आप लोग देखें हम कितना क्रिटिसिज्म करते हैं, मैं तो सोए पे भी आप मुझे उठा देते हैं तो मैं ठा शुरू हो जाता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब आप इजहार करते हैं, चीज़ों की निशानदेही करते हैं, तो मकसद तो मैं कोई इस मुल्क का दुश्मन तो नहीं, मैं भी यहाँ रहता हूँ। मेरा मकसद क्या होता है कि हम निशानदेही करें ताकि जो जिन्होंने फैसला करना है वो बेहतर फैसले करें। तो अगर हम तो पर्सनल लड़ाई ले लेते हैं ना कि अपोजिशन, तो ये यहाँ की कितना अच्छा लगे, यहाँ पे इस तरह लड़ाई हो गई जनाब इनकी जो एजुकेशन की पॉलिसी है उसमें ये खामी है,
हेल्थ की पॉलिसी में मेरी ये लड़ाई हो रही है, पीने के साफ पानी में आप ये करें तो ये बेहतर है। हमने सारी वो सियासी बातें करते हैं, तो अपोजिशन का तो काम ही है क्रिटिसिज्म करना, अपोजिशन का काम ही ये निशानदी करना। मेरा साहब, इन सियासी गहमा गहमी में आसफा भुट्टो का MNA का हल्फ उठाना, ये आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? उनकी जो पॉलिटिकल एंट्री हुई है, मतलब जो सिचुएशन हम लोग पंजाब में कहा करते थे, जो वही हम सिंध में देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी था पीपल्स पार्टी के लिए कि बिला मुकाबला उन्हें मुंतखब करवा देते। मतलब घर के लोगों के बगैर जो है वो पार्लियामेंट चल ही नहीं सकती, सियासत इनके आगे बढ़ ही नहीं सकती। नवाज शरीफ साहब बड़े परेशान हैं इस बात से, क्योंकि अब वो मुकाबले में हार गए हैं। बेटी बेटी तो बराबर हो जाएगी, तो बेटे का क्या करेंगे? मुझे तो अब नवाज शरीफ पे तरस आ रहा है, बेचारे कल से सोच रहे होंगे मैं हसन हुसैन का क्या करूं, क्योंकि बिलावल साहब बेटे भी आ गए और बेटी भी आ गई, तो मियाँ साहब इस मैदान में रह गए हैं। ये ट्रेजिडी हुई है। मेरा इमरान खान साहब को भी अपने बेटों को बुलाना चाहिए। मतलब ये तो बिल्कुल कोई फैमिली अफेयर टाइप चीज है जी। मतलब ये मतलब दोनों जो है, नवाज शरीफ तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि मैंने वेरी लाइटर नोट में एक खातून सहाफी की ट्वीट पढ़ रही थी और वो ये कह रही थी कि अब पीछे बख्तावर के काके रह गए, उनसे भी आप हलफ उठा ले। तो ये तो हमारी सियासत का हाल है मलिक साहब। ये मामू बन चुके हैं, इनका भांजा भी हो सकता है, वो भी कोई छोटी सैनेट भी एक बना देनी चाहिए बच्चों की, ताकि इनके आने वाले जो बच्चे हैं, उधर जुनैद की भी शादी हुई थी, कि एक छोटी सैनेट, एक छोटी कौमी असेंबली बना देनी चाहिए थी, उसको बेबी कह लें, या वो क्या होता है वो जो सुबह बच्चे जाते हैं जो स्कूल में, तो इस तरह की असेंबली बना देनी चाहिए ताकि प्ले ग्रुप ठीक है। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट आई आसिफ अली जरदारी साहब की, उस पर भी आपका क्या कमेंट है? वो कह रहे हैं इस्लामाबाद में जो बाबे बैठे हैं उनकी सोच और कम अकली ने पाकिस्तान को गरीब बना रखा है। तो ये बात आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं। अब ये कौन से बाबे हैं जो कि आसिफ अली जरदारी साहब को भी बाबे नजर आ रहे हैं और उनकी वजह से तमाम मुल्क गरीब है? डियर, मैं यही तो आपको हंस के बता रहा हूं, वैसे तो रोने की बात है। ये फैसला किसने करना है? ये पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है कि जो बाबा पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहा उसके लॉ बनाए, आप चीजों की इस्लाहात करें, रिफॉर्मेशन करें। मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान हूं कि आप प्रेसिडेंट पाकिस्तान है। 12 साल से अब 16 साल हो गए मुसलसल सिंध में आप हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज तक का जो रिकॉर्ड है, 40 साल तो हमारे 4 प्यारे प्यारे जर्नैल जो थे वो पूरे कर गए, 33 ईयर्स। बाकी जो साल है उसमें 5 दफा पीपल्स पार्टी और 5 दफा नून, मुख्तलिफ छोटे छोटे टाइम में, पता 5 दफा आपने फेडरल हुकूमत ली है। तो अभी भी आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब को कल पता लगा कि टैंकर माफिया भी है। कल उन्होंने कहा कि बिजली सस्ती करने का सोचें, जरा गौर करें। अब ये इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये पाकिस्तान के पहले भी फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये बेनजीर के शोहर रहे हैं, इनकी पार्टी 5 दफा हुकूमत करके गई है। तो मेरा इनसे सवाल है कि वो स्वीडन के वजीर आजम ने इन बाबों को दुरुस्त करना है कि मैंने करना है? ये मुझे आप जवाब दे दें। ठीक है। अच्छा, एक आलमी मामला भी है, उस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे। ईरान के जो इसराइल पर हमले के बाद अब सिचुएशन कुछ इस तरह की बिल्डअप हो रही है कि इसराइल की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो यही हैं कि अब ईरान को भी जवाब दिया जाएगा। आप समझते हैं अगर ये जवाब हुआ तो फिर सीधी सीधी जंग होगी? और अगर ईरान की सिचुएशन देखते हैं तो ईरान के पास ना जदीद फ़ज़ाइया है ना ही एटम बॉम्ब है, तो फिर ईरान के लिए जंग कितनी मुश्किल होगी? और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान से भी फ़ज़ाई अड्डे मांगे जा सकते हैं? देखिए, आप जो अभी तक की सिचुएशन है, अगर इसराइल का रिएक्शन बहुत अहम होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि अभी तक तो ईरान ने एक पोजीशन ली है। उन्होंने पोजीशन ये ली है कि सीरिया में हमारी एक एम्बेसी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं मेरी तरह के आम से लोग हैं, तो कोई भी एम्बेसी जिस मुल्क में होती है टेक्निकली वो उस मुल्क की सरजमीन समझी जाती है। मसलन अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान की एम्बेसी होगी ना, वो पाकिस्तान के लायक, खुदा ना खासा वहां जो गलत काम होगा ना वो लैंड ऑफ लॉ पाकिस्तान होगा। ठीक है जी। तो उन्होंने ये कहा है कि आपने सीरिया में हम पे हमला किया, हमने जवाब दे दिया। अब अगली कहानी सारी जो बन रही है, वो आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, वो इसराइल के रिएक्शन से बात चलेगी। अगर इसराइल ने सुई रिएक्शन किया तो डेफिनेटली ये रीजन अदम इस्तेकाम में जाएगा, जंग में जाएगा, और पाकिस्तान उसका हम साया है, पाकिस्तान पे इफेक्ट्स आएंगे, 100% आएंगे।
ठीक है, तो आपको सिचुएशन कहां तक बिल्डअप होती दिखाई दे रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि एक नैरेटिव फौरन से बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, फिर वही नैरेटिव जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हमें दिखाई देता है। और सोने पर सुहागा ये कि ईरानी सदर जो है वो भी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, तो उस चीज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आलमी सतह पर इस विजिट को किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो चीज साबित होगी कि ईरान जो है इस रीजन में पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क है, इसका मतलब है उनको कुछ जरूरत पड़ रही है कि वो अपने दाएं बाएं रिलेशन अच्छे बनाए। मगर पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट इससे अलग भी है। आपको पता है कि जरदारी साहब जब पहले सदर थे तो पाकिस्तान का ईरान से पाइपलाइन का एक एग्रीमेंट हुआ था, और पाकिस्तान तो पता है कि हम बड़के लगाने वाले लोग हैं, वायदे तो हम पूरे करते नहीं है। तो ईरान ने हल्की सी धमकी दी हुई है कि जनाब 18 बिलियन US डॉलर का हर्जाना करवाएंगे आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके, हम वहां पे केस ले जाएंगे। अब जो मुल्क 1-1 बिलियन डॉलर के लिए, आप तो माशाल्लाह रोज शो करते हो, तो हमारा जो हाल होता है 1-1 बिलियन के लिए, जब 18 बिलियन डॉलर हमें पड़ गया जुर्माना, तो मैं ये ट्रिप को, मेरा ख्याल है जंग से जरा आप अलग देखें तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। पाकिस्तान को कोई ना कोई सेटलमेंट करनी पड़ेगी पाइपलाइन के हवाले से, या माफी मांगनी पड़ेगी, या अपने हिस्से की जो पाइपलाइन है बनानी पड़ेगी, क्योंकि 18 बिलियन डॉलर को थोड़े से पैसे नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए इसराइल ईरान की जंग से बड़ी जंग ये है जो मैंने आपको बताई है। लेकिन मलिक साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान इतना रिलेक्टेंट क्यों है फिर इन तमाम मामलात में? हम हिंदुस्तान की तरफ अगर देखते हैं, वो रशिया से पेट्रोल बाई कर रहे हैं, वो ईरान के साथ भी ताल्लुकात अपने बढ़ा रहे हैं, वो बाकी मुल्कों के साथ भी नेटवर्किंग कर रहे हैं। हम पर ही फिर अमेरिका क्यों चढ़ाई करता है कि अगर हम ईरान के साथ किसी किस्म का मुआहदा करेंगे तो पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगेंगे? मैथ्यू मिलर ने कहा था। यार देखें ना, बड़ी सिंपल सी बात है, जब आपने उधार लेना है, जब आपने बैंकर की बात तो माननी पड़ेगी। ये को मतलब मैं अमेरिका को अच्छा बुरा मैं कह ही नहीं रहा। आप चले मेरे साथ उठे शो के बाद किसी बैंक में जाए, उनसे कि मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने घर लेना है, तो वो क्या आपको वो इतना बड़ा एक पकड़ा देंगे शरायत, ये करें वो करें। तो आपने जब, मैंने शुरू में आपको बताया था कि IMF से जब आप निकलेंगे तो बाकी आपके उधार के दरवाजे खुलेंगे। तो IMF में 17% जो शेयर होता है वो अमेरिका को होता है, विच इज अ लाइन शेयर। तो आप किस तरह जिनसे उधार लेते हैं उनकी पॉलिसी से हट किस तरह सकते हैं? वो यूनाइटेड नेशन को बीच में ले आते हैं, वो कहते हैं जी इंटरनेशनल हमने करारदाद मंजूर की है, इंटरनेशनल लॉ हमने बनाया हुआ है। तो कमजोर के लिए तो आपको पता है कानून बड़ा जबरदस्त होता है ना। तो फिर ये बताइए, चलें वक्त की कमी है, मुझे कह दिया गया कि ब्रेक की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर मलिक साहब अपना वक्त देने के लिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। बढ़ती महंगाई में आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत में 4 रुपए की कमी करके नई कीमत 16 रुपए मुकर्रर कर दी है। लाहौर में रोटी और नान की नई कीमत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ताहम नान की जो कीमत है वो 20 रुपए पर ही बरकरार रखी गई है। सूबाई दारुल हुकूमत में रोटी नान की कीमत का फौरी तौर पर जो नाफिजुल अमल होना था वो अब करवा दिया गया है। रोटी की कीमत में कमी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर की गई है। और दूसरी जानिब पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 500 रुपए की कमी के बाद 2800 से कम होकर 2300 रुपए का हो गया है। और इसके अलावा मंडियों की अगर बात की जाए तो वहां पर पंजाब की गंदम भी आना शुरू हो चुकी है, जिसके बाद 20 किलो आटे के थैले में तकरीबन 300 रुपए की मजीद कमी एक्सपेक्ट की जा रही है। इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हाफिज महबूब हमारे साथ मौजूद है। महबूब बताइएगा, ऐलानात तो कर दिए गए कि रोटी की कीमत में कमी कर दी जाएगी, लेकिन क्या अमल दरामद भी हो पा रहा है? तंदूरों पर सिचुएशन इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो रोटी की कीमत जो है वो कम करके 16 रुपए कर दी गई, जबकि नान की कीमत जो है वो 20 रुपए कर दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ दावे जो है वो ऐलानात की हद तक हैं। आम जो भी यहाँ पर तंदूर है वहाँ पर जो है वो अभी भी नान जो है वो 25 से 30 रुपए का मिल रहा है। अच्छा। और जो सादा रोटी है वो भी 20 रुपए तक जो है वो मिल रही है। तो इसकी जानिब से नान बाई एसोसिएशन उनकी जानिब से कहना था कि हम इस हालात में जो है वो, जिसमें पेट्रोल भी काफी फिर महंगा हो चुका है, तो रोटी जो है वो सस्ती नहीं बेच सकते, ना ही नान जो है वो 20 रुपए का बेच सकते हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है वो ऐलानात कर दिए गए, उसकी जानिब से जो है सिटी हुकूमत की जानिब से, जिला इंतजामिया उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अमल दरामद नहीं हो सका। सुबह ही वजीर खुराक जो है बिलाल यासिर, उनकी जानिब से भी जो है वो कल मुख्तलिफ इलाकों के जो दौरे किए गए और वहाँ पे जो है कुछ तंदूर मालिकान के खिलाफ जो है वो FIR भी काटी गई है, जबकि इसके बरअक्स जो है वो अभी तक
रोटी की कीमत जो है वो 16 रुपए तक ना आ सकी और ना ही नान जो है वो 20 रुपए तक बिक रहा है। अच्छा हाफिज, जो सिचुएशन आप हमें बता रहे हैं ना, ये हर बार की सिचुएशन है बदकिस्मती से, लेकिन आपको लगता है कि इस बार कुछ नया हो सकता है? नया मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मरियम साहब बड़ी हमें एक्टिव नजर आ रही हैं, दौरों पर होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खुद प्राइस कंट्रोल कमेटी के साथ विजिट कर रही होती हैं, तो मे भी इस दफा कुछ नया, कुछ नई इनोवेशन आ जाए और फिर नान बाई एसोसिएशन उनके किसी नुमाइंदे से आपकी बात हो सकी? जी बिल्कुल, नान बाई एसोसिएशन जो है वो इस बात पर बजीद है कि हम जो है वो फिल फ्लोर जो है वो 16 रुपए की रोटी जो है वो नहीं बेच सकते और ना ही जो है वो 20 रुपए का नान जो है वो फरोख्त किया जा सकता है। गैस की कीमतें इतनी ज्यादा है, उसके अलावा जो है वो पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो चुका है, तो इन हालात में जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो पंजाब हुकूमत बजीद है कि हर सूरत जो है वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। तो इस हवाले से जो है वो उनके नान बाई एसोसिएशन के खिलाफ जो है मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं और इंतजामिया जो है सख्त एक्शन भी ले रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है वो रोटी मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो 16 रुपए की नहीं बिक रही और ना 20 रुपए की, और ना ही कोई नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो ऐसा हो क्यों ना कि नान बाई एसोसिएशन की जानिब से जो है एहतजाज करने का भी ऐलान किया गया कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम एहतजाज का जो है पूरा मन एहतजाज उसका भी हक महफूज रखते हैं। लेकिन इस हवाले से जो है वो अभी तक अपनी फैसला नहीं हो सका कि क्या जो है वो होगा, लेकिन इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ लाहौर के जो होटल है वहां पर रोटी जो है वो 20 रुपए की ही बिक रही है। जी ठीक है, लेकिन महबूब, जब भी हम देखते हैं इस तरह का कोई डिसीजन लिया जाता है तो क्या जो नान बाई एसोसिएशन के सदर हैं उनसे पहले बात नहीं की गई, उनको एतमाद में नहीं लिया गया, ये फैसला मिलकर नहीं किया गया जो अब इतना क्यास मच रहा है कि नान बाई जो लोग हैं जो रोटी बेच रहे हैं, नान बेच रहे हैं, तंदूर खोल के बैठे हैं कि अब उन पर FIRs भी होंगी और फिर हल इसका एंड पे यही निकलता है कि जो रोटी का वजन है वो कम कर दिया जाता है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हुकूमत की जानिब से जो है वो जो स्टेक होल्डर्स है उनसे जो है मुशावरत नहीं की गई, जिसकी वजह से जो है वो इतना बड़ा खिलाफ पैदा हुआ है कि वो ना रोटी जो है वो 16 रुपए की बेचने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हुकूमत जो मजीद है उनका कहना था कि आटा जो सस्ता हुआ है तो इस हवाले से जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाए। जबकि नान बाई एसोसिएशन जो कि तंदूर मालकान है उनका कहना था कि अभी तक जो है वो गैस इतनी महंगी है, पेट्रोल इतना महंगा है, जिसकी वजह से हम जो है वो किसी भी सूरत जो है वो कम कीमत पर नहीं बेच सकते। हाँ, अगर इसका वजन कम कर दिया जाए तो फिर जो है वो सोचा था, लेकिन दूसरी जानिब जिले इंतजामिया और हुकूमत का कहना है कि रोटी और नान का वजन भी कम नहीं किया जाए जबकि इनकी कीमतें जो है वो कम की जा सके। तो इस हवाले से जो ला है वो इसी वजह से है कि हुकूमत ने जो फैसला किया है इसमें जो है वो स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में नहीं लिया, जिसकी वजह से ये जो इतने बड़े जो है वो दोनों में इख्तिलाफात खुलकर सामने आए हैं। ठीक है, तो महबूब, अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं उसमें ये भी तो बात की जा रही है कि 20 किलो आटे का जो थैला है उसमें भी 500 रुपए की कमी आई है और अभी जिस तरह से गंदुम भी मार्केट में आनी शुरू हो गई है मजीद, तो मजीद ये कहा जा रहा है कि 300 रुपए की मजीद कमी भी हो सकती है। उसके बावजूद भी अब यही कह रहे हैं कि प्राइसेस में कमी नहीं होगी रोटी की। जी बिल्कुल ऐसा है कि जैसे नान रोटी एसोसिएशन जो तंदूर मालकान है वो 15 से 20 दिन का स्टॉक जो है वो अपने पास रख लेते हैं अक्सर दुकान जो होते हैं, इस वजह से उनका ये भी कहना है कि अभी हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा जिसमें कीमतें कम नहीं हुई थी, तो लिहाजा फौरी तौर पर जो है वो हम कीमतें कम नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत जो है वो बजीद है कि फौरी तौर पर जैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद जो तमाम तंदूर मालकान है उनको चाहिए कि रोटी जो है वो 16 रुपए की भेजे, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात करे तो फिर कोई सूरत हाल निकल सकती है, लेकिन अभी तक जो ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। आपकी बातों से तो यही लग रहा है हाफिज महबूब की मुज़ाकरात होंगे तभी कोई दरमियान का रास्ता निकल सकता है, अदरवाइज नान बाई एसोसिएशन जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट हर सूरत नहीं होने देगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट करें। तो वाकई में अनवार हम ये देखते हैं कि ऐलानात तो कर दिए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना ही सबसे बड़ा मसला है किसी भी हुकूमत के लिए। स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर पहले मुशावरत नहीं की जाएगी, पहले फैसले नहीं लिए जाएंगे, उनको एतमाद में नहीं लिया जाएगा, तो फिर बाद में इस तरह का जो क्यास है वो मच रहा है। जो लोग तंदूर खोलकर बैठे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन पर FIRs अगर होंगी, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आपने पुराना सामान या फिर पुराना आपने अपना मटेरियल जो भी आपने स्टॉक रखा हुआ है, जब आपने वो पुरानी कीमत पर रखा हुआ है तब आप उससे नई कीमत पर वो भी कम कीमत के साथ नहीं बेच सकते। तो वही जो मैं कहती ना कि दरमियान का रास्ता निकालना होगा, ये शायद हुकूमत को इन तमाम नान बाई एसोसिएशन को कुछ एक हफ्ते का वक्त देना होगा कि आप अपना स्टॉक खत्म कर ले, जैसे ही नई गंदम जो है वो मार्केट में पहुंचाई जा रही है उसके बाद आप जो है वो कीमतें कम कर दें, बिल्कुल प्राइसेस कम कर दें, क्योंकि अगर बहुत हल्का पेड़ा होगा तो देखिए जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, आप जैसे दोस्त हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए एक मर्द के लिए दोपहर की रोटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो दिन के वो औकात होते हैं कि जब उसकी भूख से शिद्दत में इजाफा हो चुका होता है और उसको एक अच्छी खुराक की जरूरत होती है, और ऐसे में वो घर से तो कम ही खा मतलब सालन लेके चले जाते हैं, लेकिन मर्द हज़रात अमूमन रोटी बाहर से खरीद रहे होते हैं। तो एक मुनासिब ग़िज़ा का एक शख्स के लिए होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में एक आला सतह वफ्द कल पाकिस्तान पहुंच चुका है और ये वफ्द सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म, वजीर खारजा और दीगर वज़रा समेत आर्मी चीफ और दीगर आला ओहदेदारों के साथ बातचीत करेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी वफ्द में पानी और ज़राअत के वजीर, वजीर सनत, नायब वजीर सरमायाकारी, नेज़ वजारत तवानाई और सरमायाकारी के आला ओहदेदारान भी शामिल हैं। और ये दौरा पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ वसी पैमाने पर दो तरफा मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब के दौरे के एक हफ्ते से ज़ायद अरसे के बाद हो रहा है। और बलूचिस्तान के ज़िला चागीर में वाक़े रेकोडिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट में सऊदी अरब की जानिब से $1 बिलियन तक की सरमायाकारी भी जल्द मुतवक्के है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कर्जे के हुसूल के लिए पाकिस्तानी वफ्द IMF से मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना हो चुके हैं और चीन के ताउन से पाकिस्तान रेलवे को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा भी तैयार किया जा रहा है ताकि भारी माली नुकसानात से बचा जा सके और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रीन एनर्जी की बुनियाद भी रखी जा सके। इसी पर बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि सऊदी अरब की मदद हमारी मईशत पर असरअंदाज होती है। अब सऊदी अरब से एक आला सतह का वफ्द आया है, $5 अरब की सरमायाकारी और रेकोडिक में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के नताइज बरामद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि इस वक्त माली साल 2024 जो ख़त्म हो रहा है और माली साल 2025 और 2026 में जो हमें बैरूनी अदायगियाँ करनी है कर्ज़ों की, तो अंदाज़ा ये है कि जो हमें कर्ज़े मिलेंगे आलमी बैंक से, IMF से, दोस्त ममालिक से और कुछ, तो उसके बावजूद हमें मुश्किलात का सामना है और शायद हमें मज़ीद पैसे चाहिए। तो ऐसा लगता है कि एक इस्तरारी कैफियत में, डेस्परेट सिचुएशन में अमेरिका की मदद से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने कुछ असासे बेच दिए जाएँ, निजकारी कर दी जाए जिससे हमें डॉलर मिल जाए और हमें कुछ ऐसी सरमायाकारी मिल जाए जिसको हम मेयारी सरमायाकारी शायद ना कह सकें। इसलिए कि इस वक्त फौरी तौर पर जो हमें $1 अरब रिकोडिक में मिलना है उसको ज़रा सा समझने की ज़रूरत है। हुआ ये था कि उसमें इफ्तिखार चौधरी जैसा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने हमारा जो मुआहदा था उनके उस कंपनी के साथ वो तोड़ दिया और पाकिस्तान पर $11 अरब का जुर्माना हुआ। वो जुर्माना हम देने की सकत नहीं रखते थे, तो उनके साथ ये मुआहदा किया कि आप $1 अरब नकद ले लें जुर्माना, बाकी हमारे साथ 10 साल का मुआहदा कर लें, हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपको 50% शेयर दे रहे हैं, उससे आप कमा लेंगे। वो खुश हो गए कि हमारा तो कमाई हो रही है। तो 50% आप बेच चुके हैं, अब 25% हुकूमत पाकिस्तान के पास है और 25% बलूचिस्तान के पास है। अब वो परेशान कुल सरमायाकारी मजबूरी में की थी, वो सोना यहाँ से ले जाएंगे। अब वही सरमायाकारी हम डेस्परेट सिचुएशन में कर रहे हैं सऊदी अरब के साथ, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। तो इसलिए मैं इसको मेयारी सरमायाकारी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, चूँकि हमने अय्याशियाँ की हैं, गैर ज़रूरी कर्जे लिए हैं, बरामदात नहीं बढ़ाई, इम्पोर्ट्स किया, बढ़ाई बेतहाशा। आज हम इस मुसीबत में आ गए कि अब हम अपने असासे बेचने पर मजबूर हैं और जिनको नहीं बेचना चाहिए जैसे PIA, और हम गैर मेयारी सरमायाकारी हासिल कर रहे हैं। सरमायाकारी वो होती है जिससे पाकिस्तान में बरामदात बढ़े, जिसमें पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम हो, रोजगार हो। तो इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो, और इसकी तफसीलात का भी इल्म नहीं है, ये हम मजबूरी में कर रहे हैं। तो मैं लेकिन एक तरफ तो ये इन्वेस्टमेंट भी आप कह रहे हैं कि इतनी फ्रूटफुल नहीं है सिद्दीकी साहब, तो फिर पाकिस्तान ने IMF का मौजूद प्रोग्राम भी कामयाबी से हासिल कर लिया और अब हम एक बड़ा कर्ज भी हासिल करने जा रहे हैं। इस कर्ज के नताइज क्या होंगे मजमूई तौर पर? फिर देखिए, बड़ा अहम सवाल आपने किया है। मैं एक बुनियादी बात आपसे करता हूँ। अभी तक हम IMF के 23 प्रोग्राम में जा चुके हैं। 1988 के बाद से स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के बाद 15 प्रोग्राम में गए हैं। तो जो 23 प्रोग्राम का असर हुआ, जो इन 15 का हुआ, तो हमें ये क्यों गलत फहमी है कि अब जो हम 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं ये दूसरों से क्यों मुख्तलिफ हो? जब ये 23 में जा चुके हैं, 24वें में जा रहे हैं, 25वें में भी जाएंगे। फ़र्क सिर्फ अब ये है कि ये जो प्रोग्राम है इस वक्त पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, न्यू ग्रेड गेम है, मशरकी वस्ता के हालात ख़राब हुए हैं, अफगानिस्तान के हालात ख़राब हैं, दहशतगर्दी हो रही है। अमरीका मशरकी वस्ता में भी और अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान की मदद चाहता है उसको हमारे, लेकिन हमें तो अफगानिस्तान में अब अमेरिका की मदद की ज़रूरत पड़ रही है जिससे हमें नुकसान नहीं हो रहा है। हमारे 3 पड़ोसी हैं, भारत तो हमारा दुश्मन है, बाकी जो ये चीन हमारा दोस्त है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो 2 हैं उनसे तो हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। उसमें ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है।
तो हमें तो चीन की मदद चाहिए कि चीन हमें मदद करे कि हम अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाएं और ईरान से बनाएं। तो ये हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और मजबूरी में कर्जे ले रहे हैं। लेकिन ये हमें पता है कि इन 3 साल के बाद मईशत मजीद खुदा न खास्ता खोखली होगी, मजीद आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी और हम फिर 25 के प्रोग्राम करेंगे जो उसके नताइज खौफनाक हो सकते हैं। उसको मैं कहूँगा एक अजदहा होगा जो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा। अभी हमें उस तरफ ले जाया जा रहा है और हम अभी तक सियासी झगड़ों में लगे हुए हैं कि बेल हुई कि नहीं हुई, कोर्ट में क्या हुआ, सियासतदान ने क्या बयान किया। ये खतरा, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, न्यू ग्रेड गेम, पाकिस्तान की सलामती को खतरा, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को खतरा, पाकिस्तान की सरहदों को खतरा। भारत और ईरान करीब आ रहे हैं। चीन जो है वो भारत के जरिए, ईरान के जरिए रास्ता ले रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ईरानी सदर भी ये कहा जा रहा है कि वो भी मंडे को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कुछ दिन कहा जा सकता है कि डिफरेंट हैं, जैसे ईरान और इसराइल की कशीदगी के दिनों में ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। इस दौरे को जो आलमी कुव्वतें हैं वो किस तरह से देखेंगी, ये भी एक अलग पॉइंट है। दूसरी तरफ जहां हमें ईरान से तवानाई चाहिए जिसकी अमेरिका भी हमें इजाजत नहीं दे रहा, तो आप समझते हैं कि इन दिनों में पाकिस्तान और ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन पर अमेरिका का दबाव है, वो पाकिस्तान अब वो दबाव भी बर्दाश्त कर लेगा? ईरानी सदर खुद चल के पाकिस्तान आ रहे हैं, पीछे एक वाकया भी हुआ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, तो कुछ बेहतरी हो जाएगी? देखिए, बात दरअसल ये है कि बेहतरी सिर्फ उस वक्त होती है जब आप मजबूत पोजीशन में हों। जिस वक्त आपकी कोशिश हो कर्जे ले लें, इमदाद मिल लें, तो उस वक्त तक बेहतरी नहीं हुआ करती। ईरान हमारा एक बरादर मुल्क है और ईरान के साथ हमने जो मुआहदा किया था वो पाइपलाइन का जी, ईरान ने हम ये किया, हमारी सरहद तक पाइपलाइन बिछा दी, हमने नहीं बिछाई। तो ईरान मुआहदे के तहत 18 अरब डॉलर का जुर्माना पाकिस्तान से वसूल कर सकता है, मगर चूंकि वो हमारे बरादर मुल्क हैं, वो ये हमारे साथ नहीं चाहते। दूसरे, उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, उसकी एक हमारी मजबूत फौज है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारा एक मुकाम है। वो कितने भी हम अपने आप को गिरा लें, लेकिन हमारी एक पोजीशन है। तो ईरान ये चाहता है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात के उसमें ईरान के साथ दुश्मनी की हद तक ना चले जाएं, और उसको चूंकि उनके अरब ममालिक से उसके ताल्लुकात ख़राब हैं, तो एक तरफ ईरान भारत के करीब आ रहा है, भारत को चाबहार के जरिए रास्ता दे रहा है अफगानिस्तान तक, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चाहता है कि हमारा एक दूसरे पर हमने जो है हमले किए हैं। आपने देखो, दोनों टेररिस्ट एक्टिविटीज अफगानिस्तान ईरान से हुई, हमने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, उन्होंने उसको बर्दाश्त कर लिया। अब ईरान जो है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान पे 18 अरब डॉलर का जुर्माना करे, तो वो ये चाहते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो ये भी समझता है कि पाकिस्तान फिलहाल गैस पाइपलाइन नहीं देगा, अमेरिका के दबाव पे नहीं, बल्कि अमेरिका की खुशनुदी के लिए। क्योंकि हम कानून के तहत अगर चाहें तो हम ये खत लिख सकते हैं कि हमें एनर्जी का क्राइसिस है और अक़वाम मुत्तहिदा ने इजाज़त दी है कि अगर बड़ा क्राइसिस हो तो सैंक्शन से हमें छूट मिल सकती है, मगर वो हम लेना नहीं चाहते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईरान का रवैया हमारे साथ मुस्बित है। हमें चीन की मदद लेनी चाहिए कि ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ हमें ताल्लुकात हर हालत में ठीक करने हैं, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पड़ेंगी। क्योंकि भारत तो से बाज नहीं आएगा, और चीन भी अब अल्टरनेट रूट देख रहा है। उसने चाबहार के जरिए वो भी देख रहा है कि वो जो है आलमी मंजिल तक पहुंचे। अगर खुदा न खास्ता वो कल को गवादर के साथ कोई मसला हो तो उन्होंने भी अल्टरनेट प्लान बनाया है। हमें इन सब चीज़ों को जहन में रखना होगा और सियासत से आगे चढ़ के अब इन चीज़ों की तरफ गौर करना होगा कि IMF के कर्जे, निजकारी और जो है मईशत को बेहतर न बनाना, गुर्बत तो को ये जो आप कर्जे, निजकारी और मईशत की बेहतरी के हवाले से जो सिद्दीकी साहब आपने अभी गुफ्तगू की, इसमें भी हमने अभी सुबह बात कर रहे थे कि 15 रोज के अंदर पेट्रोल की 2 दफा कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो अगर हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ, उसके बाद हमारा क्या हाल होगा? और सिर्फ उसमें बिजली की कीमतें नहीं आती, फिर बहुत कुछ आता है। देखिए, पहली बात यह है कि इन चीज़ों का IMF की शराइत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। हुकूमत पाकिस्तान IMF की शराइत की आड़ लेकर अवाम के ऊपर ही बम गिराते हैं। IMF ने तो आपने देखिए खुद ही कहा, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने दोबारा कहा है कि हमने पाकिस्तान से कहा है मालदार लोगों से टैक्स लें, मालदार लोगों से टैक्स लें। आप जब उनको ये कहते हैं जी मालदार लोगों से हम नहीं लेना चाहते, तो वो कहते हैं जी आपका मुल्क है, हमने तो आपको मशवरा दिया, आप क्या चाहते हैं? कहते हैं जी GST बढ़ा देते हैं, पेट्रोल बढ़ा देते हैं, गैस बढ़ा देते हैं, बिजली के नर्ख बढ़ा देते हैं, और क्या करेंगे जी तालीम का बजट कम कर दें। ये आप खुद कर रहे हैं। मगर मैं ये आप कहना चाहता हूँ कि एक अपोजिशन एक एहतजाज की तहरीक चला रही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर।
ये अवाम जो है, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप भी तो होश का नाखून लें। आप जो वहां जाके नारे लगा रहे हैं, तो आप कभी उनको ये कहा कि जब आप इक़्तिदार में थे या दूसरी पार्टी थी, कभी आपने अवाम का ये किया कि पेट्रोल के नर्क कम ना बढ़ाए हो? कभी आपने किया कि तीनों पार्टियां यही कर रही हैं? तो अवाम को ये अफसोस चाहिए कि वो जब कभी एक पार्टी के जुलूस में शिरकत करते हैं, कभी दूसरे के, कभी वो ये सवाल भी पूछते हैं कि जी ठीक है, आप तो इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं, मुझे क्या देंगे? आप केपी में आप जो है 2013 से थे, आपने क्या कोई बेहतरी लेके आए तालीम में, सेहत में? आप पाकिस्तान में आपने हुकूमत की, क्या आपने बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाए? क्या आपने IMF से कर्जा नहीं लिया? क्या आपने तालीम का बजट कम नहीं? आवाम को अब ये समझना होगा कि अगर वो ये चाहते हैं कि उनके साथ पेट्रोल बम ना गिरे, उन बिजली के नर्ख ना बढ़े, 11 करोड़ लोग जो है गुर्बत की लकीर के नीचे मजीद ना जाएं, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं पढ़ जा रहे और शायद 2080 तक भी नहीं जाएंगे। हालांकि आइन कहता है कि वो 25 अलिफ कि हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। ना आला अदलिया कभी कहती है कि इलेक्शन के लिए तो फौरन रात को 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं। तो अगर कोई नहीं कर रहा तो आवाम खुद क्यों नहीं कहते कि जी हमारे 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हमें इलाज मुआवजा नहीं है, हमें पीने के साफ पानी नहीं है, हमें ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, तो हम क्यों आपके लिए जलसों में आए, हम क्यों नारे लगाएं? वो मुतालबा करें, आपके चैनल पर आएं, वहां एहतजाज करें और आप उसको कवरेज दें कि जी ये लोग बात कर रहे हैं। ये अगर नहीं करेंगे तो आवाम जो है सख्ती के लिए तैयार रहें और कुदरत के निज़ाम के तहत उनके साथ जुल्म होगा और वो बर्दाश्त करेंगे। कुदरत का ये निज़ाम है, क्योंकि वो खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि अवाम को ये एहसास दिलाएं कि आपका कोई हमदर्द नहीं है। एक हुकूमत आई, तीनों हुकूमतें आई, फौजी हुकूमत आई, आपके लिए तो किसी ने नहीं किया, फिर आप जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे क्यों लगाते हैं? उनको जवाब देना होगा अवाम को भी। ठीक है, तो शाहिद साहब बिल्कुल जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं, और आलमी बैंक की भी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसमें भी यही कहा गया कि पाकिस्तान को अखराजात ज़िंदगी के मुसलसल बहरान से दो चार मुल्क करार दिया गया है। ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पर बढ़ गया है, तालीम की हम बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, इसकी फराहमी में भी कमी हुई है। इन्हीं तमाम रिपोर्ट से ही हालात का पता चलता है। लेकिन जब हम हुकूमत की तरफ देखते हैं तो हुकूमत अपने अखराजात कहीं पर हमें कम करती दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं या इस तरह की जो सरमायाकारी भी आ रही हैं, वो सिर्फ अपने हुकूमती निज़ाम को चलाने के लिए ही डॉलर्स का बंदोबस्त किया जा रहा है, अवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा। आपने बिल्कुल सही बात की है, यही मैं कहना चाह रहा था। अब मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आलमी बैंक की रिपोर्टों पर ना जाएं, वो बहुत हल्की रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। हमें भी पता है ग़िज़ाई बहरान का सामना है, क्योंकि आज ज़राअत का मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ मत जाइए। आप बीज दे दीजिए किसानों को, कीड़ा मार दवा दे दीजिए, कर्जा दे दीजिए, पानी दे दीजिए और उनकी कीमत दे दें उनकी प्रोडक्ट्स की, तो 5 गुना पाकिस्तान की GDP बढ़ सकती है ज़राअत की, और उनकी 14 करोड़ आदमी की वो बढ़ सकती है। हम उसके लिए तैयार नहीं है। हमारा खेल क्या है, मैं आपको 2 बातें बता दूं जो पाकिस्तानी कौम को पता होनी चाहिए मुख्तसरन। पहली बात ये थी कि हमने हमारी बरामदात बढ़ाने की हमें दिलचस्पी नहीं है। मैंने अभी ये देख रहा था कि जो हमारी बरामदात हैं वो GDP का 8% है और रेमिटेंसेज जो है उससे ज़्यादा 9% है। लेकिन भारत की जो रेमिटेंसेज है GDP का 3% है, यानी हमारी रेमिटेंसेज जो है 3 गुना ज़्यादा है और भारत का बरामदात हमसे 3 गुना ज़्यादा है। तो बरामदात से तो लोगों को रोजगार, रेमिटेंस क्यों ज़्यादा है? इसलिए कि आप 111(4) के तहत चोरी का पैसा बाहर जाता है, पाकिस्तान वापस आ जाता है। 1 लाख की TT के ऊपर, रेमिटेंस के ऊपर 40 लाख का टैक्सों का नुकसान होता है। 111(4) जो है इससे कम इनकम टैक्स का जो हमने दिया है, जिसके जरिए तकरीबन $150 अरब की तरसीलात आ गई पिछले चंद वर्षों में, आपको 400-500 अरब सालाना का नुकसान हो रहा है। तो हम तो रेमिटेंस चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं एक बात बिजनेसमैनों को हैरान हो रहा हूँ। मैं आपको फिगर देता हूँ, पाकिस्तान में तमाम बैंकों ने जो सरमायाकारी की है वो 26,000 अरब की है, हुकूमत को दिया है, और 12,000 अरब रुपया सनत तिजारत ज़राअत के लिए दिया है। कभी ताजरों ने कहा कि जी हमारा तो आप कर्जे देना बंद कर दिए, आप तो हुकूमत को दे रहे हैं। तो क्या तिजारती बैंकों का ये काम है? मैंने दुनिया भर में बैंकिंग की है, टॉप पोजीशन पे की है, कोई नहीं करता कि जी हुकूमत को कर्जे दें तिजारती बैंक। 26,000 अरब रुपया उन्होंने कर्ज सरमायाकारी की, हुकूमत को दे दी। और वो पैसा कहाँ से आया? स्टेट बैंक इनको बैंकों को कर्जा देता है कम शरह सूद पर, ये हुकूमत को कर्जा देते हैं कोई पैसा ज्यादा शरह सूद पर। तो ये तो पिचकारी जो हुई थी ये तो नाकाम हो गई बैंकों की, उन्होंने कार्टल बना लिया और ये फॉरेन बैंक चले गए सारे। ये जो बड़े बड़े बैंक हैं ये गैर मुल्कियों की है। तो आप ना बरामदात बढ़ाना चाहते हैं, आप ना बैंकों के जरिए करना चाहते हैं, तो आखिर कर्जे, निजकारी, इमदाद, कभी दुनिया में इससे भी मुल्क चलता है? मुल्क चलता है टैक्सों से, बचतों से, तालीम से, सेहत से। हमारी कोई कल भी सीधी नहीं है। और जब तक अब मीडिया का रडार पर ये नहीं आएगा
कि बेशतर टाइम इन चीजों पर दें, इसलिए कि अवाम का मसला नहीं है, ये मसला है पाकिस्तान की सलामती का, क्योंकि न्यू ग्रेड गेम है। अगर दुनिया बदली, हम अब भी नहीं बदले, अभी भी वही बात करते रहे कि फलां सियासतदान ने क्या कहा है, उसकी बेल हुई नहीं हुई, वो भी जरूर खबरों में बता दें, लेकिन जब तक अवाम को ये फोकस नहीं करेंगे और अवाम जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे। मैं एक वार्निंग सिग्नल दे रहा हूँ, एक इज़्दाह पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। ये निष्कारी के जरिए, कर्जों के जरिए, IMF के प्रोग्राम के जरिए, FATF के जरिए तालीम का बजट कम करके अवाम को मायूस करके हमारे अवाम को इतना वो किया कर दिया गया कि वो मुल्क की मालूमात से लाताल्लुक हो जाएंगे। और फिर आप SIFC का क्या रोल है? आपने तो सिर्फ मईशत ठीक करने के बजाय आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सरमायाकारी ले रहे हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सरमायाकारी अच्छी नहीं होती। इनका रोल ये था कि पहले मईशत ठीक करते, जब आप मईशत ठीक करेंगे तो फिर बारूनी सरमायाकारी खुद ब खुद आएगी। इसलिए उनको मुनाफा चाहिए। अगर आपका बड़ा मुल्क है, हम मईशत ठीक करने के बजाय बैरूनी सरमायाकारी पे लग गए, तो जब तक इसको हिकमत अमली बदलेंगे नहीं जो बदलनी चाहिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन हो सकता है। हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। दुनिया देखिए किसके पास गवादर है, किसके पास मिनरल्स हैं, कई हजार अरब डॉलर के बलूचिस्तान में। तो अपनी हिकमत अमली बदलें। पाकिस्तान बस इंटेंशन मौजूद नहीं है हमारे पास काम करने की। बहुत शुक्रिया माहिर मैशर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी एक अहम खबर है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की जो दरख्वास्त है उसे खारिज कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी पर बुशरा बीबी की दरख्वास्त खारिज की है, जबकि बुशरा बीबी की जानिब से कोई वकील पेश ना हुआ और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी पर बुशरा बीबी की यह दरख्वास्त खारिज की है। बुशरा बीबी की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह दरख्वास्त खारिज कर दी है। आगे बढ़ते हैं और एक अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं। एक लड़की के ट्रेन से गिरकर जान बहक होने की खबर, लेकिन इसके मुख्तलिफ पहलू भी अब सामने आ रहे हैं जो कि बहुत ही अफसोसनाक हैं। अभी हमने देखा कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल भी हुई थी जिसमें एक पुलिस एहलकार चलती ट्रेन में तशद्दुद का निशाना बना रहा था, लेकिन फिर अगले दिन एक नई स्टोरी पता चलती है और वो ये कि वो खातून जिसे ट्रेन में पुलिस एहलकार की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, वो ट्रेन से गिरकर फौत हो चुकी है। और इस बारे में अगर घर वालों के बयानात की बात करें, उस पुलिस एहलकार के बयान की बात करें और जो ऐनी शाहिदीन वहां पर मौजूद थे उनके बयानात की बात करें, तो इन तमाम लोगों के बयानात मुख्तलिफ सामने आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि खातून मरियम बीबी जो कि ब्यूटिशियन थी, उनको बाकायदा तौर पर धक्का दिया गया है। कुछ ऐनी शाहिदीन ये भी कहते हैं कि मरियम बीबी ने खुद छलांग लगाई है। इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे बहावलपुर से वजाहत ने हमें ज्वाइन किया है। वजाहत ये बताएगा आप तक इस मामले के क्या हकायक पहुंचे हैं, और दूसरा मैं ये भी जानना चाहती हूं कि चले मान भी लिया जाए कि मुख्तलिफ बयानात में तजादात सामने आ रहे हैं, लेकिन उस खातून को उस पुलिस एहलकार की तरफ से जिस बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो किसी भी सूरत जस्टिफाई नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसकी पूरी तफसीलात से आपको आगाह करता चलूँ। मिल्लत एक्सप्रेस में ये खातून के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आते हैं। जो तशद्दुद का मामला है अब वो नया रुख इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। अहमदपुर शर्किया चेरीगोड रेलवे स्टेशन के करीब ये खातून मुर्दा हालत में पाई गई है। रेलवे पुलिस एहलकार का तशद्दुद का निशाने बने वाली खातून ही जो है, जो उसकी वीडियो सामने आ रही थी वो बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ गई, जिसमें वही खातून है जिसको पुलिस एहलकार ने तशद्दुद किया था, वही ट्रेन से गिरकर जान बहक हुई है। खातून पर तशद्दुद की वीडियो में नजर आने वाले बच्चे भी उसमें मौजूद है जो अपनी फुप्पो की लाश के साथ खड़े हैं। 30 साल मरियम बीबी का ताल्लुक जड़ावाला के चक 40 मोड़ फैसलाबाद से बताया जाता है। खातून पर तशद्दुद करने वाले रेलवे पुलिस एहलकार मीर हुसैन तशद्दुद के इल्जाम में पहले गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज कल है उसमें 35,000 रुपए के मुचल को केवल उसको रिहा कर दिया गया है। तशद्दुद के बाद खातून की हलाकत का मामला अभी तक छुपाया जा रहा है। खातून की पुरसलाल हलाकत की जिम्मेदार रेलवे हकाम या पुलिस एहलकार है। दूसरी जानब मुतवफ़िया के भाई जो है अफजल के मुताबिक मेरी बहन कराची में ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमत करती थी, जो ईद करने के लिए अपने आबाई शहर जो फैसलाबाद का इलाका है जड़ावाला वहां पर आ रही थी। इस दौरान पुलिस एहलकार से किसी बात पर उसकी
तल्ख कलामी हुई तो पुलिस एहलकार ने वहां पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर के बाद उसके जो 2 भतीजे थे और उसको और उस खातून को उस डब्बे से लेकर किसी और डब्बे में ले गए और जो उसके बच्चे थे, जो भतीजे थे, उन दोनों को अलग डब्बे में रखा गया और जो खातून को एक अलग डब्बे में रखा गया। कुछ ही देर के बाद ये खबर सामने आती है, यानी कि अगले रोज जो वीडियो जो मंजर आम पर आती है, मंजर आम पर आने के बाद क्लियर होता है कि वो खातून जो वहां पर मौजूद थी वो ट्रेन से गिरकर हलाक हुई है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो वहां पे मौजूद हैं वो बताते हैं कि खातून ने वहां पर छलांग लगाई है, लेकिन कुछ जरा ये भी कंफर्म करते हैं कि पुलिस एहलकार ने तशद्दुद करने के बाद वहां से धक्का दिया है। लेकिन अभी तक ये सारी मामला क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन बहावलपुर जो पुलिस है, जो पंजाब पुलिस जो है, उनके मुताबिक हमें इत्तला मिली कि वो खातून जो है वो ट्रेन से गिरकर जाम बहक हुई है, जिसको हमने जो उसके मुतवफ़्फ़ी के जो भाई थे मोहम्मद अफजल, वो इसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते थे। हमने उसके बड़ी मुश्किल की इजाजत के बाद उसका पोस्टमार्टम भी करवाया और दफा 174 के कार्रवाई चन्नी गोट पुलिस में की गई। उसके बाद मजीद सूरत हाल अभी तक क्लियर नहीं हो पाई कि इसमें पुलिस एहलकार जो शामिल है या नहीं। लेकिन अब ये लेकिन जो यानी शाहिदीन वहां पर मौजूद थे, अगर ट्रेन में वो सफर कर रही थी, वहां पर बहुत से लोग मौजूद होंगे, उनके बयानात कलमबंद नहीं किए गए क्या अभी तक? नहीं, जो वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके तो अब तो वाकया वो 7 तारीख का वाकया था, आज काफी दिन इस बात को गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका बयानात कलम बंद नहीं किए गए, क्योंकि वीडियो मंजर आम पर आई थी। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद उस पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन वो गुज़श्ता रोज रिहा हो चुका है। हैदराबाद पुलिस ने वहां पर मुकदमा दर्ज किया था और वहां पर उसको अब रिहाई मिल चुकी है 35,000 रुपए के मुचल्लक के एवज। अब ये पंजाब पुलिस जो है, बहावल पुलिस के तर्जमान है उमर जावेद, उनसे मेरी बात हुई। उनका कहना था कि जो इसका जो वर्षा थे वो बल्कि इसके खिलाफ कोई किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन अब जो उसके वर्षा हैं, जिनमें मोहम्मद अफजल जो है इसके भाई शामिल है, उन्होंने कहा कि पुलिस हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई ताउन नहीं कर रही, कि मेरी बहन को तशद्दुद करके बल्कि ट्रेन से धक्का देकर गिराया गया है। लेकिन अब ये बताइएगा कि वजाहत के यही एक वजह है क्योंकि पुलिस भी कोऑपरेट नहीं कर रही और जिस शख्स ने तशद्दुद किया वो खुद पुलिस एहलकार है, तो एक सोशल प्रेशर भी होता है ना किसी इदारे का, तो यही वजह है कि इस केस की पैरवी नहीं की जा रही अहले खाना की तरफ से? नहीं, अहले खाना तो अब जो उसके मुतवफ़्फ़ी के जो भाई है मोहम्मद अफजल, वो कहते हैं हम इसके खिलाफ कार्रवाई कराना चाहते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से किसी भी किस्म का हमारे साथ ताउन नहीं किया जा रहा। लेकिन अब पंजाब पुलिस जो है, जो चन्नी कोट पुलिस है, उनके मुताबिक पहले ये पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे, बल्कि ये भी पुलिस कहती है कि वो कहते थे कि इस हमारी जो बहन है इसको जिन्नात का साया था, जिन्नात की वजह से उसने ट्रेन से छलांग लगाई है। लेकिन अब ये सूरत हाल नया मोड़ अख्तियार कर गया है कि उनका जो गुस्सा है वो कह रहे हैं कि हम पुलिस एहलकार ने तशद्दुद करने के बाद ट्रेन से धक्का दिया है। लेकिन अब ये तहकीकात करने के बाद मजीद सूरत हाल सामने आ सकेगी कि इसमें पुलिस एहलकार मुलविस है या नहीं। अब क्योंकि अब उसकी कल रिहाई भी हो चुकी है, तो अब मजीद सूरत हाल क्लियर हो पाएगी बात में। अच्छा, जो बच्चे हैं इस मुतवफ़्फ़िया के भतीजे, उनके कोई बयानात कलमबंद हो सके हैं? उन्होंने कुछ बताया कि किस मामले पर तल्ख़ कलामी हुई थी, क्यों पुलिस एहलकार ने मारा पीटा? जी, वो जो लोग हैं वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि किसी ऐसी बात पर उसकी तल्ख़ कलामी हुई है। तो वीडियो बनने के बाद जो सोशल मीडिया पर जो सूरत हाल वाज़े हो चुकी है, उसमें ये नजर आ रहा है कि पुलिस एहलकार जो खातून पर तशद्दुद कर रहा है, धक्के मुक्के मार रहा है, उसके बाद जो राइफल मौजूद है उसके बट भी उसको मार रहा है। लेकिन अभी तक ये भी सूरत हाल क्लियर नहीं हो पाई कि किस बात पर उस खातून से झगड़ा हुआ है और क्या मामला मजीद क्लियर हो पाए हैं। लेकिन अब ये जो नया रुख अख्तियार कर गया, इसके जो वर्षा है उनका कहना है कि तशद्दुद करने के बाद इस खातून को वहां से धक्का दिया गया है। अब पुलिस ये तहकीकात करेगी, तहकीकात करने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि इसमें पुलिस एहलकार मुलविस है या नहीं। जी ठीक है। और अभी जो एक और स्टेटमेंट थी महकमा रेलवे के हवाले से, वहां पर तो यही बताया जा रहा है कि इस पुलिस एहलकार की अगर ड्यूटी की बात की जाए तो इस पुलिस एहलकार की जो ड्यूटी थी वो कराची से हैदराबाद तक की थी, और गिरने का जो वाकया पेश आया है वो चन्नी गोट में पेश आया है। तो ये मामला फिर हल क्यों नहीं हो रहा है कि आखिरी लम्हात में क्या हुआ है? जी, पुलिस जो पंजाब पुलिस है उनका कहना है कि जो बहावलपुर पुलिस के तर्जमान है उमर जावेद, उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि ये वाकया तो इस तरह से है कि कराची से लेकर हैदराबाद तक उसकी जो पुलिस एहलकार था उसकी ड्यूटी थी, उसके बाद ये सारा वाकया चन्नी गोट में पेश आया। तो जो उसके वर्षा भी ये कह रहे हैं कि इस औरत को जिन्नात का असर था, जिन्नात के असर की वजह से उन्हें छलांग लगाई है। लेकिन अब वर्षा ये कह रहे हैं कि हमारे जो खातून थी उसको धक्के देकर वहां से गिराया गया है।
अब तहकीकात करने के बाद ये तहकीकात क्लियर हो पाएगी, क्योंकि जो मुल्जिम था, जो पुलिस एहलकार था, उसकी जमानत भी हो चुकी है। हैदराबाद पुलिस ने उसके खिलाफ, रेलवे पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कल 35,000 रुपए के मुचल्लक होकर वो उसकी जमानत भी हो चुकी है। क्लियर बाद में ही हो पाएगा तहकीकात करने के बाद कि इसमें कौन कौन से पुलिस एहलकार मुलविस हैं या इसके कोई साथी मजीद शामिल हैं। तहकीकात के बाद ही सारी सूरत हाल बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बहावलपुर से वजाहत हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम से पहले, ब्रेक से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जिसमें हमने देखा कि मरियम के साथ आखिरी लम्हात में क्या हुआ। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे बाबर अली रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, क्योंकि सारा जो वाक़या है ये ट्रेन में ही पेश आया है, इसलिए हम चाहेंगे कि अगर वजाहत आप बेहतर तौर पर कर दें कि महकमा रेलवे ने इस पर क्या इंक्वायरी की अभी तक। देखें, इंक्वायरी अभी इनिशियल मराहल में है। उसमें हम अभी तक चंद जो मुसाफिर हैं, जो यानी शाहिदीन हैं इस सारे मामले के, उनके स्टेटमेंट्स ले चुके हैं। कांस्टेबल का स्टेटमेंट आ गया था और मजीद शाहिद जो हैं वो भी हमने इकट्ठे किए हैं। अर्ज ये करता चलूं कि ये कांस्टेबल जो था, इसकी ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी। कांस्टेबल जो है, इसको हैदराबाद के बाद किसी ने नहीं देखा ट्रेन में, और इसको वहां पे रजिस्टर में इसकी एंट्री मौजूद है, हैदराबाद रेलवे पुलिस का जो स्टेशन है, कि इसने वहां पे असला जमा करवाया और वहां के अमले ने इसको देखा कि ये वहां पे उतर गया था। इसके अलावा हम CDR का रिकॉर्ड भी निकलवा चुके हैं। 7 और 8 तारीख को ये जो कांस्टेबल था, ये हैदराबाद और कराची के दरमियान ट्रैवल कर रहा था और ये कराची और हैदराबाद से बाहर नहीं गया। आखिरी बात ये कि मुसाफिरों की ये हमें शहादत भी मौसूल हुई है कि जो मतवफिया हैं उन्होंने वहां कुछ 6 से 7 के दरमियान जो है, इनके 6 बजे सुबह के ये जो है ये वहां से छलांग लगाई है। इसके बावजूद, ये सारी चीजों के बावजूद जो है, एक चीज इंश्योर कर दूं कि एक भी ऐसी चीज नहीं है या ऐसा एंगल नहीं है जिसको हम किसी तरह से इग्नोर करेंगे। हम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन अपने तौर से करेंगे और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है हमारी, वो DIG की सरबराही में 3 SP उस कमेटी में। तो ये किसी तरह से ऐसा नहीं होगा कि एक भी ऐसा फैक्टर हम इग्नोर कर दें जो कि। लेकिन बाबर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि जो कांस्टेबल है उसकी स्टेटमेंट भी सामने आ गई है, तो कांस्टेबल की स्टेटमेंट क्या है? उसने तशद्दुद क्यों किया था मरियम पर? देखिए, उसमें हमने ना सिर्फ कांस्टेबल की स्टेटमेंट ली है, बल्कि मुसाफिरों की दोनों को इकट्ठी करके, अगर आप मैं बता दूं कि कांस्टेबल तो कल्प्रेट सामने आ रहा है ना, तो वो उसकी स्टेटमेंट में हम ऐसे यकीन नहीं करेंगे जब तक कि शहादतें ना हो। तो जो शहादतें हैं, जो मुसाफिर हैं, वो ये कहते हैं कि ये खातून आई हैं और एक ऐसी सीट पे बैठी हैं जो कि किसी दूसरे मुसाफिर की सीट थी। उस मुसाफिर ने कहा है आप काइंडली ये ना बैठे यहाँ पे, आप यहाँ से उठ जाएं। उन्होंने उनका मुसाफिर साइड पे करके बखेर दिया, फेंक दिया दूसरे लफ्जों में, दूसरी जगह। अब उन्होंने पुलिस जो कांस्टेबल था उसको बुलाया, तो पुलिस कांस्टेबल अकॉर्डिंग टू पैसेंजर्स, जो पुलिस कांस्टेबल था वो 25-30 मिनट जो है उस खातून की मिन्नत समाजत करता रहा। उसके बाद जो हुआ वो डेफिनेटली कंडोन नहीं किया जा सकता। उसको तशद्दुद, उसको बिल्कुल उसको खातून को टच नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने जो किया उस पे जाहिरी बात है किसी जितने भी जो भी लफ्ज है वो भी कम पड़ जाते हैं इस चीज पे। तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, इस रवैये को नहीं छोड़ेंगे हम। और जो मरियम के साथ बच्चे मौजूद थे, उनकी स्टेटमेंट कोई रिकॉर्ड हुई हो? जी, वो आज इंशाल्लाह तवक्को है कि आज वो स्टेटमेंट भी इंशाल्लाह हो जाएगी। बच्चों के वैसे तो वो स्टेटमेंट आ रही है थ्रू TV चैनल्स, लेकिन उनको अभी तक जो है कल तक बुलाया नहीं गया था। पैसेंजर्स तो हमने कुछ बुला लिए हैं जो बिल्कुल मतवफिया के साथ बैठे हुए थे, उनकी सारी स्टेटमेंट ले ली है। अलबत्ता उनको काउंटर चेक भी करना है, वो सारी क्रॉस एग्जामिनेशन जो होती है विद द स्टेटमेंट ऑफ द किड्स, वो सारा हम चेक करके इंशाल्लाह आपके सामने हकायक रखेंगे। तो ये बताइएगा कि सर जो CCTV फुटेजेस कोई इस सिलसिले में हासिल हो सकी हो, और दूसरा ये कि आपकी इदारे की खुद की क्या कोशिश है कि कितनी जल्दी इस केस को निपटाया जा सकता है? देखिए, हमारा तो समझ लें कि ये इतना ही जरूरी है कि जितना हमारे लिए सांस लेना जरूरी है। हम तो इस पे 24 घंटे लगे हुए हैं कि ताकि जो है कोई चीज सामने आए सही, हम उसको बिल्कुल जो है छोड़ेंगे नहीं। ये एक और अर्ज कर दूं उसमें कि ये हमें तो किसी ने अप्रोच भी नहीं किया कि आप इस पे FIR करिए, हमने खुद से किया है, क्योंकि ये हमारा मामला है। हमारा आज तक इस तरह के मामले मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ जितना ये हो गया। जी जी बिल्कुल, रिपोर्ट नहीं हुआ, दूसरे लफ्जों में कह लें। हमारा एक वाकया हुआ था, आपको पता हो, ज्यादती का, तो हमने उसके बाद इतना उस पर एक्शन लिया था कि उसके बाद मतलब लोगों को समझ आ गई थी। तो आज भी जो जी तो आज भी जो हुआ है तो जाहिर है इसको नहीं छोड़ेंगे हम और इसको एग्जाम्पल बनाएंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे बाबर अली रज़ा साहब ने अपना वक्त दिया हमें। वाकई इंतहाई संगीन मामला है और फौरी तौर पर तहकीकात अगर अपने अंजाम तक पहुंच जाए तो ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ते हुए हम आपसे कुछ अब अच्छा भी डिस्कस करते हैं आज, क्योंकि हम अपने पाकिस्तान के बच्चों के कारनामे तो आपको बताते रहते ही हैं, मगर कुछ बच्चों के कारनामे ऐसे होते हैं कि दांतों में उंगलियां दबाना पड़ जाती हैं। अब बच्चे भी नहीं, बच्चियां हैं, और वो भी छोटी छोटी सी नन्ही सी मासूम बच्चियां उस दौर में जब दुआई ज़हरा और लारेब ज़हरा ये बच्चियां जो थी वो 4 साल और 3.5 साल की थी। तो इस छोटी सी उम्र में उन्होंने पैराग्लाइडिंग का मुजाहरा करके सभी को हैरान कर दिया था। तो सिर्फ हम आपको वीडियो नहीं दिखा रहे, आज इन दोनों बच्चियों से मिलवाने के लिए हमने उन्हें अपने स्टूडियो में भी इनवाइट कर रखा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। और सबसे पहले तो मैं एक्सपीरियंस ही जानना चाहूँगा कि क्या कोई ख़ानदानी प्रेशर था? जैसे आपकी मदर भी हमारे शो में आ चुकी हैं, हम उनसे भी डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रोफेशनली ये कर रही हैं, तो खुद से शौक था या फिर फैमिली ने कहा कि नहीं आपको ये करना ही करना है? क्योंकि 3 साल में तो बच्चे सही तरह से बोल भी नहीं पा रहे होते। बेसिकली ये था ना कि अब उस टाइम पे तो ज़ाहिरी बात है कोई भी बच्चा होता है तो उसमें इतना वो कैलिबर नहीं होता, वो एक चीज़ देखता ही है, तो ऑब्जर्व करने से ना उसमें एक क्यूरियोसिटी होती है कि करना ही करना है। फिर तो डेफिनेटली क्रेडिट तो मामा को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा पुश किया कि वो एक रोल मॉडल जिसे कह लें ना वो है, तो उन्हें हमें शौक पैदा हुआ कि वाओ। फिर जब जाहिर सी बात है जब हम थोड़ा यंग हुए फिर हमें समझ आने लगी, फिर हमने कहा यार इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड एक्साइटिंग, फिर हमें कहा ये तो बस अब तो करना ही करना है। अच्छा, मैंने वीडियो भी प्रॉपर देखी नहीं है, तो उस वीडियो में आपकी मामा भी आपके साथ ही हैं? यप ऑब्वियसली हाँ, वो साथ में थोड़ी गाइडेंस के लिए पैसे उड़ने के लिए छोड़ दे रहे हैं, मतलब ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। वीडियो मामा बना रही है। ठीक है, तो फिर जो सोलो फ्लाइट थी वो किस एज में जाके फिर आप लोगों ने सोलो जो पैराग्लाइडिंग फिर आपने की? दिस वन वाज सोलो, ये सोलो ही थी। अच्छा, सोलो ही थी। हैंडलिंग वगैरह हम लोग इंडिपेंडेंटली की है, खुद ही की है। और ये था कि मैंने तो 4 इयर्स की एज में किया था, फिर इन्होंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा था। अच्छा। इन्होंने कहा कि अब इन्होंने किया तो मैं फायदा उठाया। हाँ ऑब्वियसली ऐसे उन्होंने किया, उन्होंने फिर फ्लाइट की, फिर उसके बाद हमारा एक इट बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फिर वो बन गया, और फिर जाहिर बात है ये फील्ड ऐसी है, और फ्लाइंग मतलब ऑब्वियसली एक इंसान उड़ना हवा में विदाउट एनी इंजन। हम ना एयरप्लेन में भी जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रेफर टू सिट ऑन द विंडो साइड, कि ना बाहर नजर आए ना। और ये ऐसी एक फुट लॉन्च एक्टिविटी है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो बताती हूँ। इट्स अ फुट लॉन्च कैनोपी, इसको विंग भी कहा जाता है, इसको पैराग्लाइडर भी कहा जाता है। ठीक है। ये कंसिस्ट करती है, इसका जो बॉडी होती है इट कंसिस्ट ऑफ नायलॉन, ठीक है, एंड जो उसकी जिससे हम सस्पेंड हुए होते हैं, जो लाइंस हमारी नीचे आई होती हैं, उनको वो केवलर लाइंस होती हैं, ठीक है, और वो बहुत स्ट्रेंथ होती है उनमें, उससे हम सस्पेंड हुए होते हैं। देन वी हैव आवर कंट्रोल हैंडल्स हैं, हाँ वो हम जिससे हम ड्यूरिंग द फ्लाइट हम उसे कंट्रोल करते हैं। इसको सीखना बड़ा वक्त चाहिए होता है। हाँ, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई रनिंग है, रनिंग ओलंपिक कोई स्पोर्ट है, अब उसमें आपका ना सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी है कि आपने ना बस रनिंग करनी है, बट पैराग्लाइडिंग इज अ डीप साइंस, आपको ना समझना पड़ता है। और आप हमें समझा रही हैं, हम भी ऐसे बच्चों की तरह सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ये क्या होता है क्या। तो लारेब मुझे ये बताओ, आप सबसे ज्यादा अभी तक आप कितने टाइम ये पैराग्लाइडिंग जो है वो कर चुकी हो, कितने टाइम्स, और इंटरेस्टिंग आपको कौन सा व्यू ऐसा रहा है जो आपने खुद भी बड़ा एंजॉय किया हो? अच्छा, मतलब हमने तो ऑब्वियसली आप सोचते हैं 3 साल की उम्र में बच्चा कितना सोता है, यू कैन इमेजिन। तो अब वहाँ से तो मैं आपको काउंट करके तो ऑब्वियसली नहीं बता सकती, मतलब मल्टीपल 100 टाइम्स हो चुका है ये। और जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस था, तो क्या स्कूल इस पे आते जाते हो? नहीं। अच्छा, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था ना वो था हमारा, जब हम लोग चित्राल गए थे ना, तो वो काफ़ी बहुत प्यारी सी साइट थी ना, तो वहाँ हमारे कंपटीशन भी था। अच्छा। तो वहाँ हमने पार्टिसिपेट भी किया था, एंड आई टुक फर्स्ट पोजीशन, वो था टारगेट लैंडिंग पर ना। अच्छा। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट, तो वो मेरा सबसे चित्राल का एक्सपीरियंस मतलब आपका बहुत बेस्ट रहा है। तो दुआ, आपने कितने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? फिलहाल जो हमारी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी ना, फर्स्ट एवर पैराग्लाइडिंग नेशनल चैंपियनशिप इन चित्राल, वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया। और उसके अलावा भी छोटे छोटे ना इवेंट्स होते रहते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, डिफरेंट साइट्स पे, मुजफ्फराबाद, पीर चनासी, एंड
इसी तरह की साइट्स पे, जैसे दरवाज़ा हो गया, इसी तरह की साइट्स पे ना हमारी डिफरेंट होते रहते हैं, क्योंकि ना हर साइट का एक अलग अलग एनवायरनमेंट होता है और उसमें ग्लाइडर का, हमारा पायलट का एक्सपीरियंस और उसके साथ जो उसका थ्रिल होता है ना, ग्लाइडर के साथ कम्युनिकेशन होती है, और जैसे कार राइडिंग में भी डिफरेंट साइड्स होती है ना और डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, ऐसे ही होता है। उसके बाद एनवायरनमेंट के भी डिपेंड करता है, जैसे क्लाउड्स होते हैं ना, देखने वाले को तो सिंपली क्लाउड्स दिखते हैं, हम देखते हैं कि क्लाउड्स हैं, चलो ओके फाइन, बट इन पैराग्लाइडिंग देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्लाउड्स, देयर आर एनिमी क्लाउड्स, देयर आर फ्रेंड क्लाउड्स। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको, देयर इज अ हिस्टोरिक इवेंट हमारी पैराग्लाइडिंग की हिस्ट्री में, ये मतलब बहुत ज़्यादा जाना जाता है इस इवेंट को। देयर वाज अ जर्मन पायलट, शी वाज अ फीमेल, हर नेम वाज एवा। उन्होंने भी फ्लाइट की थी जब, तो उनको ना स्टॉर्म ने सक कर लिया था ऊपर। There was these were the enemy clouds because कोई सडन चेंज हुआ ना एनवायरनमेंट में, तो उन्होंने उसने सक कर लिया पायलट को, ठीक तो है। वो ऊपर क्या, हर एक्सपीरियंस वाज लाइक शी वाज ऑब्जर्विंग द अर्थ लाइक अपोलो 11, मतलब उनको ऐसा लगा कि शी वाज इन स्पेस। ठीक है, इतनी हाइट पे होता है, एंड फिर हाइट पे जैसे जैसे जाते हैं ना, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन ब्लैकआउट होता है बंदा, तो उसके बाद देयर इज अ डिफरेंट गियर्स। तो वेदर फोरकास्ट को मद्देनजर रखकर आप लोग पैराग्लाइडिंग करते हो? हमें ना ये काफी दिन पहले देखना पड़ता है, वेयर इज द विंड। ऐसा नहीं कि आज दिल कर रहा है मेरे तो चलो वाव लारे चलते हैं या दुआ चलते हैं। ऐसे भी होता है ना कि ऑब्वियसली हम जब फ्लाइट लेते हैं ना, तो पैराग्लाइडिंग का ये होता है ना कि इनटू द विंड हमें फ्लाइट करनी पड़ती है, कि अगर फ्रंट से विंड आ रही है ना तो हमें इनटू द विंड करनी पड़ती है। आप बैक साइड से तो कर नहीं सकते हम, क्योंकि ग्लाइडर में क्लैप्स होता है। ठीक है, तो फिर आपके जो वो टीचर्स हैं और जो क्लास फेलोज हैं तो बड़े इंप्रेस होते होंगे? यस, हाँ, हमें तो बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है अपनी टीचर्स से भी और हमारे फील्ड के लोगों से भी अप्रिसिएशन मिलती है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ना डिफरेंट स्पोर्ट्स है एंड फ्लाइंग इज मुश्किल काम है, बिल्कुल ऐसी है, तो हर कोई नहीं कर सकता। कॉलेज लेवल पर आपने फिर अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा पुश किया इस तरफ कि आओ करते हैं, मजा आएगा, ये कुछ भी, या किसी ने पार्टिसिपेट किया और फिर साथ चलो कर ही लेते हैं इनके साथ? जी, थोड़े बहुत हमारे ग्रुप्स हम लोग सेट कर लेते थे, फिर हम उनको कराते थे हमारा। तो ऐसा भी होता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से भी हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं। अच्छा, क्योंकि यूथ इज देयर आर वेरी एक्साइटेड पीपल, और फिर वो जब आते हैं ना उनको लगता है कोई नई चीज़ है। लेकिन क्या ये महंगा शौक है या सस्ता शौक है? शौक तो एक्सपेंसिव है। ठीक है, अच्छा, जो भी इक्विपमेंट इसमें इन्वॉल्व है, जो भी चीजें हैं वो एक्सपेंसिव। और इनकी तो घर की खेती है भाई, मामा इनकी पैराग्लाइडर है। मामा भी फर्स्ट फीमेल इंस्ट्रक्टर ऑफ पाकिस्तान है पैराग्लाइडिंग की, और ये कि इसकी जो पूरी किट होती है ना, इट्स अप्रॉक्स 10 लाख की पूरी किट होती है। देयर आर उधार लेके कर लेंगे, जिनमें हमारे पास हार्नेस होता है, हमारे पास नविंग होता है जो, और उसके बाद हेलमेट होता है, और देन नी प्रोटेक्शन, एल्बो प्रोटेक्शन, देयर आर एडिशनल थिंग्स जो हैं उसके। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। लेकिन जिन लोगों को हाइट फोबिया है, फिर वो क्या करते होंगे? क्योंकि आपको पहाड़ से जंप करना है, आप लोगों को कभी डर नहीं लगा? वेल, उनके लिए ना एक अलग ट्रेनिंग होती है। अच्छा। हमारे ना मामा और हमारी जितनी भी टीम है ना पूरी, वो पहले उनको स्मॉल साइट्स पे लेके जाती है, पहले उनको थोड़ा बकअप करते हैं। ठीक है, उनका थोड़ा जो फियर है ना, वो थोड़ा फिर कहते हैं अच्छा ओके, अब ये यहाँ से हमने कर लिया, अब इजी है। अच्छा, तो घर से करवा दिया, फलानी बिल्डिंग पे लेके चले गए। डिफरेंट साइट्स होती हैं सबकी, अपनी अपनी रेंज होती है माउंटेन्स की, तो वो फिर डिफरेंट से उनको एक्सपीरियंस जब होता है ना, थोड़ा सा कोई भी बंदा कोई भी न्यू एक्सपीरियंस करे, ऑब्वियसली एक होता है कि कुछ हो ना जाए ये वो। तो आप लोगों का भी फिर यही शौक है कि आपने मामा की तरह पैराग्लाइडर ही बनना है प्रोफेशनली? वेल, इट्स अ हॉबी। ठीक है, हॉबी के साथ चलेगा साथ साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है फ्लाइंग का शौक तो एक अलहदा ही है। अगर हम इसमें अंदर चले जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप थर्मलिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इन्वॉल्व और क्या होना है लड़की, ये है वो है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था। हाँ, एक चीज पता है, एनिमी क्लाउड्स है, मुझे तो पहली दफा पता चला एनिमी क्लाउड्स भी होते हैं। बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया दुआ ज़ारा और लारिफ ज़ारा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।